हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन, पूरा सिलेबस सब कंप्लीट करवाया जाएगा टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी बेटा, जा करके उसको चेकआउट कर लेना, लिंक मिल जाएगी, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लेकिन इसका एक बहुत ही एक तरफा अलहदा टॉपिक, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। ठीक है, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आप लोगों ने देख लिया एक चीज कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, डेरिवेशन को सॉल्व करने में कई बार ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज हो जाता है। और जैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ गया तो कई बच्चों के क्या हाथ पैर फूल जाते हैं कि सर ये तो अपन ने पढ़ा भी नहीं है, और इंटीग्रेशन तो पढ़ना भी वैसे क्लास 12 में पढ़ता है, मैथ्स में पढ़ाया भी जाएगा तो क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन, तो क्लास 11th के फिजिक्स के डेरिवेशन हमसे कैसे हो पाएंगे सर। ठीक है, तो बेटा इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है जहां पे मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे एकदम शानदार तरह से डिस्कशन करने वाला हूं। और ये डिस्कशन जो होगा ना वो पूरा फिजिक्स की तरफ ही इंक्लाइंड होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा मैथ्स का लेक्चर नहीं है, मैथ्स में तो आप लोग देख ही लेंगे लेक्चर में डिफरेंशिएशन को अलग से, इंटीग्रेशन को अलग से, लेकिन फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किस हद तक यूज होगा, क्या क्या फंडे यूज होंगे, वो सब हम देखने वाले हैं। और खास तौर से बायो वाले प्यारे स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए आपको लेके आते हैं इसके इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एंड डूइंग डेरिवेशंस वी नीड टू यूज टू इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स विच इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं आप लोग को अभी से ही एक फंडा दिमाग में क्लियर कर देता हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ना वो एक तरह का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन की जब मैं आपसे बात करूंगा बेटा, जब मैं आपसे डिफरेंशिएशन की बात करूंगा तो डिफरेंशिएशन में क्या चीजें होंगी जरा गौर करते हुए चलेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होगा टू ब्रेक अवे। डिफरेंशिएशन की जब मैं आपसे बात करूंगा तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन का मतलब होगा टू ब्रेक अवे या टू ब्रेकअप। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, टू ब्रेक अवे या फिर टू ब्रेकअप। ठीक है, टू ब्रेक अवे या फिर टू ब्रेकअप, चीजों को तोड़ देना, चीजों को तोड़ के रख देना, दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। और जब मैं आपसे बात करूंगा अबाउट इंटीग्रेशन, जब मैं आपसे बात करूंगा अबाउट इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू सम अप। ठीक है, चीजों को जोड़ देना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है सर, टू सम अप, चीजों को जोड़ के रख देना। तो डिफरेंशिएशन चीजों को तोड़ देना और इंटीग्रेशन चीजों को जोड़ देना। आया समझ, आया समझ। जैसे मान ले कि अगर फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि मान लो एक रॉड है। ठीक है, मान लो एक रॉड है, अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ होगी एल के बराबर। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी सर, इसकी लेंथ होगी, मान लो अभी के लिए इसकी लेंथ हमने मान ली है एल के बराबर। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ देंगे बहुत सारे टुकड़ों में, ठीक है, अगर हम इसको तोड़ देंगे बहुत सारे टुकड़ों में, तो एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, और हर टुकड़े की जो लेंथ होगी ना वो बहुत छोटी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, आया समझ के नहीं आया, हर टुकड़े की जो लेंथ होगी ना वो बहुत ही छोटी लेंथ हो जाएगी, तो उस छोटी लेंथ को कहा जाएगा डी एल डी एल डी एल। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है चीजों को तोड़ने का, इसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अगर मैं सारे टूटे हुए पार्ट्स को अगर वापस से मैं इसको जोड़ देता हूं, अगर मैं सारे टूटे हुए पार्ट्स को वापस से यहाँ पे जोड़ देता हूं, ठीक है, दिख रहा है, ये इसको मैं वापस जोड़ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन चीजों को तोड़ देना, इंटीग्रेशन टूटी हुई चीजों को जोड़ देना। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाला फंडा सुपर क्लियर दिमाग में आप लोग के हो चुका होगा। ठीक है, चलो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, इस बात को दिमाग में डाल लेना। ठीक है, तो इन मैथमेटिक्स वी स्टडी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस के अंदर पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन को और किसको बेटा, इंटीग्रेशन को। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए कहानी में जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन में कैसे कैसे टर्म्स यूज करेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, वो सब बताता हूं। ठीक है, देखो बेटा, क्लास 10th में आने पे आप लोगों ने, अब वो बायो वाले बच्चे हो या फिर मैथ्स वाले बच्चे हो, अब वो तुम अब बने ना भाई क्लास 11th में आकर के। इससे पहले क्लास 10 तक तो अपन सब साथ साथ रहा करते थे। नाउ द थिंग इज दिस कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आप लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। ठीक है, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये लिखने का जो तरीका है
ये तुम लोगों ने पहली बार ना इस तरह की चीजें क्लास 10th में ही देखी है, बिकॉज इससे पहले यू वर डीलिंग विद समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह की चीजें और लीनियर इक्वेशन, इस तरह की चीजों पे आप लोग का फोकस हुआ करता था। लेकिन उसके बाद भाई मैथ्स में इस तरह की चीजें भी कुछ आएंगी, ये लिखने का तरीका भी कुछ होगा, ये परसेप्शन ही कहाँ पे बनना शुरू हुआ, क्लास 10th में। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैथ्स में कुछ चीजों को ना रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग होते हैं, सबके अपने अपने जलवे होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, अब वैसे ही ना जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां पे चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। जैसे मान ले मैंने कभी अगर मैथ्स की बात करूं, अगर मैंने लिखा है 45 डिग्री, ये एंगल हो गया, लेकिन अगर मैं 45 डिग्री के साथ साइन लगा देता हूं तो साइन ऑफ 45 की एक वैल्यू आ जाती है 1/√2। ठीक है, आया कुछ फंडा समझ में? तो ये जो पूरा फंडा है ना बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, वो लिखने का तरीका होता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और एक और चीज मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इनकी जो पर्टिकुलर वैल्यूज होती है ना, उसको बेटा दिमाग में आप डालना शुरू कर लेना, ये बहुत दबा के चीजें काम आती हैं। साइन 0, साइन 30, जिसको पता है बेटा फट से कमेंट सेक्शन के अंदर ना लिखना शुरू कर दो। साइन 60, उसके बाद क्या होता है सर, साइन 90 होता है, उसके बाद क्या होता है, साइन 90 होता है। तो साइन 0 क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लिखना हो, नोट करना हो, फट से नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। चलिए, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, चीजों को तोड़ देना। अच्छा सर, ये जो आपने ये डबल डैश लगा के रखा है, इसका मतलब क्या होता है? बेटा देखो, अगर एक सिंगल डैश लगा है इसका मतलब क्या कि डिफरेंशिएशन एक बार हो गया, अगर ये डबल डैश लगा है इसका मतलब क्या कि सर डिफरेंशिएशन 2 बार हो गया। और कई लोग यहां पे अपना सर पकड़ बैठ जाएंगे कि यहां पे क्या करना है सर, डैश वाला सिंबल यूज करना है कि dy/dx। तो मैं आप लोग को जरा सा बता दूं बेटा कि dy/dx वाला फंडा यूज करोगे ना तो ये ज्यादा बेहतरीन रहेगा डिफरेंशिएशन को एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत जगह पे यही यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल y with respect to variable x is defined as instantaneous rate of change of y with respect to x। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये कि आप y का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, y का रेट ऑफ चेंज निकालना x के रिस्पेक्ट में। ये पूरा फंडा भी क्लियर करता हूं, बस 2 मिनट ध्यान देना। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल यहां पे एक y नाम का वेरिएबल है विच इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या बोला मैंने कि यहां पे एक y नाम का वेरिएबल है विच इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब y की वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर गई तो y कैसा हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर y की वैल्यू कोई सा भी वेरिएबल है भाई, ठीक है, अगर y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो y हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और वहीं पे जो x है ना वो हो जाएगा अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू में हल्का सा चेंज करा तो उसकी वजह से y में चेंज आएगा हल्का सा। तो भैया कितना x चेंज करने पे कितना y चेंज होगा, इसको कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसे कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जरा गौर करते हुए चलना, अगर मैंने x में एक बहुत छोटा सा चेंज किया है, इसको बोलूंगा मैं dx। ठीक है, अगर x में चेंज करूंगा तो उसकी वजह से y में भी चेंज आएगा, तो उसे मैं कहूंगा dy, स्मॉल चेंज इन y। ठीक है, अब देख क्या होता है, x चेंज किया तो y चेंज हो गया, तो y में आने वाला रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, y में आने वाला रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे कहा जाएगा dy/dx। ठीक है, इसे कहा जाएगा dy/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, अब जरा गौर करना, मान ले कोई y नाम का वेरिएबल है जो कि x का फंक्शन है, मतलब y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा तो लिखने के 2 तरीके, या तो लिख दो उसको dy/dx। ठीक है, या तो लिख दो उसको dy/dx, या तो लिख दो उसको f'(x). ठीक है, ये दोनों ही सिंबल हैं जो कि यूज होते हैं बुक्स में। कई दफा आपको ये दिख जाएगा, बुक्स में कई दफा आपको ये दिख जाएगा। डैश लगाए मतलब डिफरेंशिएशन ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये था अपने पास आलू।
करा इसको डिफरेंशिएट, इसका क्या बन गया, भुजिया बन गया। और उसके बाद और करोगे डिफरेंशिएट तो और भी छोटा वो हो गया, और भी बहुत टुकड़े कर दिए उसके, तो वो एफ डबल डैश एक्स मतलब वो चिप्स बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा फंडा क्लियर है। चलो सुपर क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये चीज भी आप लोगों को सुपर क्लियर हो चुकी होगी। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट लो और जल्दी करो। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बढ़िया, एक तरफा शानदार। ठीक है, चले भैया आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, तो अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ y निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप दरअसल रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं y का। आप दरअसल रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं y का, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज निकालना भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी हो गया था, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, जो कि बहुत ज्यादा हद तक यूज करने पड़ेंगे हमें फिजिक्स में। ठीक है, ओके, उससे पहले इसको लेकर के अपना माइंड पूरा एकदम सुप्रीम क्लियर कर लो। अगर y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं x को चेंज करूंगा तो y की वैल्यू में चेंज आएगा। x को मैं कितना चेंज कर लूंगा, मान लिया अगर स्मॉल चेंज किया मैंने x में तो क्या हो जाएगा dx। अगर x में स्मॉल चेंज करूंगा तो y में भी स्मॉल चेंज होगा, क्या बोल देंगे उसको अपन, dy बोल देंगे। अब यार x में चेंज करने से y में चेंज आया तो इसे कहा जाएगा dy बाई dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, ओके। अब यार डिफरेंशिएशन, इसी को तो कहा जाता है कि अपन ने y का डिफरेंशिएशन कर दिया। क्या बोलते हैं इसको, कि हमने y का डिफरेंशिएशन कर दिया है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएशन को चाहो तो ऐसे कर लो रिप्रेजेंट, या चाहो तो एक डैश लगा के रिप्रेजेंट कर लेना। और अपनी ही बात को मैंने रिडीम करा यहाँ पे कि हाँ भैया मैंने खुद ही कहा था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चीजों को तोड़ देना। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चीजों को तोड़ देना। कोई फंक्शन था, आलू था, ठीक है, उसका अपन ने करा डिफरेंशिएशन तो क्या बन गया, उसका भुजिया बन गया। ठीक है, और उसको अपन ने और भी डिफरेंशिएट किया तो वो बहुत छोटे छोटे चिप्स के फॉर्मेट में हमें अब नजर आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो तो ये वाला फंडा सुपर क्लियर। अब यहां से शुरू हो रहा है अपने पास यहां पे आने वाले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, तो अगर c इज सम कांस्टेंट, अगर c कोई कांस्टेंट है तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जरा गौर करो। मान लो y इज इक्वल टू c है, मान लो y इज इक्वल टू c है एंड c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएशन की बात की जाए ना, तो डिफरेंशिएशन मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन क्या देता है आपको, रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएशन गिव्स रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन गिव्स रेट ऑफ चेंज of quantity, differentiation gives rate of change of quantity, it's as simple as that। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो ठीक है, अब जरा ध्यान देना, अगर y की वैल्यू c के बराबर हो गई है तो अगर मैं y का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, अगर मैं y का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, अब सवाल ये आता है कि सर y का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन जो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि dy बाई dx होता है, dy बाई dt होता है, कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है। जिनको नहीं पता है उनको मैंने अभी जस्ट बताया था, dy बाई dx। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंडा था जो कि आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, विच मींस कि y को डिफरेंशिएट तो कर दोगे बट बेटा किसी के रिस्पेक्ट में करोगे ना, और किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही करा जाता है डिफरेंशिएशन। यहां पे अब किसके रिस्पेक्ट में करूं नहीं पता, तो मैं तो x मान लेता हूं कि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये जो dy बाई dx लिखा है ना, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर सिर्फ लिखा है dy बाई dx, इसका मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, y का डिफरेंशिएशन करना है, और y की वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर है। अब एक बात सुनते हुए चलना, पहली बात तो ये काट मत देना डी से डी। ठीक है, ये चमक रहा है ना भाई, ये डी से डी कटता नहीं है। ठीक है, अगर तुम ऐसे काटने पे आ गए तो कल को तुम फिर ऐसा कर दोगे भैया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है,
इसमें सर थीटा थीटा निपटा दो और एस निपटा दो, इन बाई को बचेगा। तुम जानते हो ना कि ये पूरा सिंगल टर्म है, ये पूरा सिंगल टर्म है, कटेगा थोड़ी। वैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स इटसेल्फ मींस डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? सी का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? एक बात सुनो, डिफरेंशिएशन क्या देता है आपको? रेट ऑफ चेंज देता है। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसमें क्या रेट ऑफ चेंज होगा? कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, दैट्स वाई जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर एक प्योर कांस्टेंट आपके सामने आ गया तो उस प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? टक जीरो के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी, ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला नंबर 1 आ गया था। 3 2 1 रेडी गो डन। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा सुपर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आ जाओ बेटा इसके अगले वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मान लो y इज इक्वल टू सी एक्स है। इस बार c कांस्टेंट है लेकिन सिर्फ अकेला c नहीं आ रहा है, यहां पे आ रहा है y इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, तो यहां पे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन चलना है x के रिस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएशन चलना है? लेकिन y का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ, अच्छा y क्या आ चुका है? cx के बराबर। y क्या आ चुका है बेटा? c इंटू एक्स के बराबर। तो एक काम करो ना, c को बाहर निकाल लो। यहाँ पे इसका बेसिक तरीका ये होता है, अगर c अकेला होता, अगर कांस्टेंट अकेला होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? कांस्टेंट अगर अकेला होता है तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये अकेला थोड़ी है। जैसे मान ले अगर मैं लिख दूं 5, दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने को बोल दूंगा तो इसका आंसर ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं 5x, नाउ दिस इज नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, x की वैल्यू 1 तो ये 5, x की वैल्यू 2 तो ये 10, x की वैल्यू 3 तो ये 15। तो मतलब ये वेरिएबल हो चुका है। ठीक है, तो अगर ये वेरिएबल हो चुका है तब इसका डिफरेंशिएशन जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं आएगा। तब इसका डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो सर जीरो के बराबर नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? तो ऐसे केस में करते क्या बेटा? सेम फंडा मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे केस में करते ये है कि जो कांस्टेंट होता है ना, मतलब जो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है, सुनना इत्मीनान से बेटा, यही फंडा काम आएगा। ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान यही वाला फंडा दबा के काम आता है। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और डिफरेंशिएट कर दो किसको? वेरिएबल को। ठीक है, ये चीज यहां पे कैसे एप्लीकेबल होगी बेटा? 5 को बाहर निकाल लो और डिफरेंशिएट कर दो, अंदर क्या बचा? x को। ठीक है, तो 5 और उसके बाद ये जो dx बाई dx है तो 1 हो जाएगा। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में एक एग्जांपल मैंने करवा दिया। ठीक है, ये तुम्हारे पास में सेम फॉर्मूले पर बेस्ड एग्जांपल मैंने करवा दिया और यहाँ पे तुम्हारे लिए उसको मैंने पूरा चार्ट आउट कर दिया। तो मेरे ख्याल से पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन इसके अगले वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बढ़िया शानदार, एक तरफा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू सी इंटू यू, वेयर c इज अ कांस्टेंट एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मतलब c तो कांस्टेंट ही है लेकिन u इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर u इज अ फंक्शन ऑफ x है तो इसका मतलब अब u का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा कि अगर u इज अ फंक्शन ऑफ x है तो इसका मतलब अगर x चेंज होगा, नाउ इफ x चेंजेस then u changes। अगर u is a function of x है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो u की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नाउ अगर u की वैल्यू चेंज होगी ना तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x निकाला जा सकता है। अगर x की वैल्यू चेंज होने से बेटा, अगर x की वैल्यू चेंज होने से u की वैल्यू चेंज हो गई तो आप यहां पे निकाल दोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ u। यहां पे आप निकाल दोगे व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ u किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। रेट ऑफ चेंज ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का पूरा फंडा क्लियर है? तो एक बार ना इसको तुम नोट आउट कर लो। ये क्या है कि दिल की भावना है पूरी भाई जो यहाँ लिख दी गई है। अब इसमें अपन चीजों को और भी ऐड करने वाले हैं शानदार तरह से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया क्लियर? चलो बहुत बढ़िया शानदार, एक तरफा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू क्या हो चुका है? cu के बराबर। ठीक है, cu से मुझे कुछ याद आ गया, y इज इक्वल टू सी यू। ठीक है, अब यहां पे अपन करेंगे y का डिफरेंशिएशन। तो नाउ
अगर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बात सुनो भाई, x के रिस्पेक्ट में ही क्यों कर रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि यार y इज इक्वल टू सी यू के बराबर है, c तो कांस्टेंट है, तो u इज द वेरिएबल, तो y डिपेंड किस पे कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और आगे लिखा है कि u इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब u फिर x पे डिपेंड कर रही है, तो y डिपेंड कर रहा है u पे और u डिपेंड कर रहा है x पे, इसका मतलब y अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा, x पे। कोई दिक्कत तो नहीं। y इज अ फंक्शन ऑफ u, ये मुझे कैसे पता, अरे इसको देख के लग गया मुझे, ठीक है। उसके बाद u इज अ फंक्शन ऑफ x, ये मुझे कैसे पता, सवाल में गिवन है, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू u पर डिपेंड कर रही है लेकिन u की खुद की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, तो y अल्टीमेटली कहां पे डिपेंड करेगा बेटा, x पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब मैं ना y का डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो डिफरेंशिएशन c इंटू यू, ठीक है। तो c तो रह जाएगा बाहर और उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा इसका पूरा फॉर्मूला, मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और जल्दी करें। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, एक तरफा शानदार जबरदस्त। अगले वाले पे आ जाओ, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला फॉर्मूला, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको ना मैक्सिमम जगहों पे देखने को मिलेगा, ठीक है। गौर करते हुए चलना। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो y का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। नाउ अगर आप y का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। इसको बेटा ऐसे लिखा करो, d बाई डी एक्स को अलग से लिखा करो। डिफरेंशिएशन किसका चलना है, y का, और y की खुद की वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा, x की पावर n के बराबर, ठीक है। अब एक काम करते हुए चलना, सुनते हुए चलना। अगर आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो n पहली फुर्सत में आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये इसका पूरा फॉर्मेट होता है बेटा, ये इसका बाकायदा पूरा जमा हुआ फॉर्मेट है। अगर x की पावर n को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर जो है वो आ जाएगी पहले बाहर, उसके बाद x को लिख दीजिए, उसके बाद पावर को याद करिए, जो पहले पावर थी उसमें से -1 कर दीजिए, ठीक है। इतना आ गया समझ, इतना आ गया समझ। जैसे मान ले ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल तो मैं अभी करवा रहा हूं आप लोग को, दिस इज द फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल देखो, मैं बोलता हूं कि यार डिफरेंशिएट कर देना x की पावर 10 को, तो क्या हो जाएगा पता है, देखो जब x की पावर n कर रहे थे तो n बाहर आ गया, जब x की पावर 10 करेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, उसके बाद x की पावर क्या हो गया n-1, तो x की पावर क्या हो जाएगा 10-1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 9, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसे मान ले हर बार एक्स के रिस्पेक्ट में ही क्यों करूंगा, टी को भी कर सकता हूँ। जैसे मान लिया अगर मैं टी की पावर को 7 ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 7 इंटू टी की पावर कहानी पहुंच जाएगी 6 तक। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, बेसिक फॉर्मूले में खेला हुआ है, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, ये अपने पास फॉर्मूला हो चुका है पूरा, डन डनाडन डन, ठीक है। x की पावर n था। कभी अगर ऐसा हो गया ना, मान लो अगर कभी ऐसा हो गया कि ऐसा हो जाता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ t, अगर ऐसा आता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, t पे डिपेंड कर रही है। अगर y की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है तो अगर मैंने t को चेंज कर दिया तो y में आएगा चेंज, ऑब्वियसली। अगर y की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है तो फिर t की वैल्यू को चेंज करूंगा तो y में आ जाएगा चेंज। कितना चेंज आएगा, तो भैया इसको बोलते हैं dy बाई dt। इसका मतलब क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ जरा फोकस करते हुए चलना। मान ले अगर लिखा है कि y इज इक्वल टू टी की पावर n है, भाई अगर y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो y की वैल्यू को टाइम पे डिपेंड करना पड़ेगा ना, तो डिपेंड कर रहा है, ऐसी इक्वेशन ये रही। तो y इज इक्वल टू टी की पावर n है, तो यहाँ पे अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करता हूँ t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा पता है, पावर नीचे आ जाएगी, n नीचे आ जाएगा, उसके बाद t की पावर जो पहले से मौजूद था उसमें से -1 कर देना। भाई इतनी सी बात होती है बस, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर। भाई इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में अगर तुम लोग नोट करते हुए चल रहे हो ना तो बहुत ही शानदार हो तुम लोग भाई, बहुत ही शानदार हो, उम्दा कैटेगरी हो गया। चलो आगे बढ़े, बहुत शानदार, क्लियरिंग दिस अप।
हटो हटो हटो, आगे बढ़े। चलो, तो ये वाला फंड अपने को पूरा सुपर क्लियर हो चुका है, बहुत फेमस है। उसके बाद y इज इक्वल टू यू की पावर n है, जहां पे n इज अ रियल नंबर एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अगर u इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब u की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैंने x को चेंज करा तो u में चेंज आएगा और उसे कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो नाउ सुनते हुए चलना अच्छे से। अगर मैं y पे फोकस करूं तो मैं y का रेट ऑफ चेंज निकालूंगा x के रिस्पेक्ट में। क्यों निकालूंगा पता है? देख भाई, y को देख करके लग रहा है कि y की वैल्यू u पे डिपेंड करती है, और u में साफ साफ लिखा है कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब u की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। वही वाली कहानी आ गई, y डिपेंड कर रहा है u पे, u डिपेंड कर रही है x पे। इसका मतलब ये कि y को ऑटोमेटिकली x पे डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर x में जरा सा भी चेंज आ गया तो y में भी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर x में जरा सा भी चेंज आ गया तो y में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, और इसे कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देना, y इज इक्वल टू यू टू दी पावर n था, ठीक है। तो n आ जाएगा नीचे, u की पावर क्या बन जाएगा n माइनस वन, ठीक है। n आ जाएगा नीचे, u की पावर क्या हो जाएगा n माइनस वन, और उसके बाद फिर u को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, विच इज बेसिकली du बाई डी एक्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। जस्ट प्रीवियस वाले फॉर्मूले से मैच हो रहा है, बस इसके बाद यहाँ पे du बाई डी एक्स आ गया। क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब आते हैं इसके पॉइंट नंबर 6, मतलब फॉर्मूला नंबर 6 के ऊपर। तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी के बराबर है। तो y की वैल्यू u पर भी डिपेंड कर रही है, v पर भी, लेकिन 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 u और v आर द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। मतलब u और v दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं, तो y भी सीधे तौर पे किस पे डिपेंड करने लगेगा? फिर x के ऊपर डिपेंड करने लगेगा, ठीक है। अगर y u प्लस v के बराबर है, इसको देख के लगा कि अच्छा y जो है वो u और v पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगले ही पल आपकी खुशी को नजर लग गई, क्योंकि u और v खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब y डिपेंड करेगा x के ऊपर। y किस पे डिपेंड करेगा बेटा? x पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जरा गौर करना कैसे करेंगे इसको अपन, देखो ऐसे करेंगे, y इज इक्वल टू था u प्लस वी, ठीक है। तो अब यहां पे समझ में आ रहा है कि y जो है ना वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे कहा जाता है डिफरेंशिएट कर देना। तो डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब दरअसल ऐसा होता है कि यहां पे जब मैं y को करूंगा ना डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, dy बाई डी एक्स। ये हमें कुछ दिखाई देगा इस तरह का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब करेंगे अपन u को डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा? du बाई डी एक्स। उसके बाद फिर अपन करेंगे v को डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा? dv बाई डी एक्स, ठीक है। लिखने का तरीका तो ये भी है, लेकिन अगर आप इसको ना बहुत ही ज्यादा शानदार तरह से अगर प्रॉपरली एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ऐसा होता है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, d बाई डी एक्स, किसका जी? y का, इज इक्वल्स टू हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब सिर्फ d बाई डी एक्स को लिखो अलहदा अलग, किसका जी? u का, प्लस फिर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब d बाई डी एक्स को अलहदा लिखो, अलग लिखो, किसका जी? v का। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास में अल्टीमेट फॉर्मूला, ये बन जाएगा अपने पास में अल्टीमेट फॉर्मूला। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। हो गया? 3 2 1 रेडी गो डन। एक तरफा शानदार, जबरदस्त, क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारा फ्लो, ठीक है। एक और चीज, जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे तुम्हारे सामने अभी प्रकट हो रहे हैं ना, ठीक है, तुम उसका स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो, लेकिन मेरा कहना ये है बेटा कि कॉपी बनाओ, ठीक है, और कॉपी में ना सारे के सारे फॉर्मूले को लिख लो अभी के अभी। ये मत वेट करो कि लेक्चर खत्म होने के बाद, आराम करने के बाद मैं लिखूंगा। अरे अपन जानते हैं भाई कौन सा पहली बार पढ़ने के लिए बैठे हैं, ठीक है। इससे पहले भी तो हम लोगों ने कारनामे करे हैं, 8th में, 9th में, 10th में, नहीं करे क्या? ठीक है, तो कुछ कारनामे छुपा लिए गए होंगे, कुछ कारनामे उजागर हो गए होंगे, और कुछ कारनामे सिर्फ तुम्हें ही पता है कि कैसे कैसे कारनामे तुमने करे। उसी में से कारनामा ये भी होता है कि यार हम ना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीजों को टालते हैं बहुत ज्यादा, और टालने से मिलता क्या है भाई? अब तक टाल के देख लिया, कुछ तो मिला नहीं है, ठीक है। तो चले वही वाली गलती वापस नहीं करेंगे ना यार, इसलिए बोल रहा हूं कि अभी क्या अभी देखते हुए चल, खत्म करते हुए चल। अब आ गए हैं अपन 7th नंबर वाले पॉइंट पे, मतलब 7वें फॉर्मूले पे, विच इज बेसिकली द प्रोडक्ट रूल।
मल्टीप्लीकेशन का रूल, ठीक है। मान ले कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी लिखा हुआ है और दोनों ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक बार देख चुके थे y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स। अगर हमने y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स देखा है तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल थोड़ी है, यहाँ पे c कांस्टेंट था, ठीक है, और x बस वेरिएबल था। तो वहां पे अपन ने क्या करा था, जब इसको अपन ने डिफरेंशिएट किया था ना, तो अपन ने ऐसा किया था कि c को रख लिया था बाहर और x को पकड़ के डिफरेंशिएट मार दिया था। लेकिन ये तब होगा जब एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। लेकिन इस वाले केस में क्या है, प्रोडक्ट रूल ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं u और v, बिकॉज u और v आर द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। लिखा नहीं है सीधे कि u और v वेरिएबल है, उसी बात को ना घुमा के बोल दिया कि u और v की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है। अब अगर u और v की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी तो u और v कैसा हो जाएगा, वेरिएबल ना, तो वेरिएबल हो चुका है, ठीक है। तो अगर u और v वेरिएबल है तो y भी वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे करना है y का रेट ऑफ चेंज निकालना, बिकॉज अगर u और v चेंज हो गए तो y भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, जरा गौर करना। इसका ना जो बेसिक फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएट करेंगे पहले तो बोथ साइड्स। तो इसको जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देके रखा हुआ है वो कुछ ऐसा है बेटा, सुनते हुए चलना अच्छे से। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अच्छा देखो तो y डिपेंड कर रहा है u और v पे, और u और v दोनों डिपेंड कर रहे हैं x के ऊपर, मतलब y डिपेंड करेगा अल्टीमेटली x के ऊपर, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका बेटा, u इंटू वी का। और जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट है और जब आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट है और जब आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस क्या होता है, ये इसका फंडा है, ध्यान रखना। प्लस क्या होता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इस पर तो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तुमको आगे चल करके बहुत सारे, तो बेफिक्र है ना, बस यही फंडा अप्लाई करना। अगर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट है और आपको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट, बेसिक फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, फुर्ती में। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। सुपर क्लियर। चलो बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा आगे बढ़े। क्वेश्चन रूल या फिर डिवीजन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। तो y इज इक्वल टू क्या लिख के रखा हुआ है बेटा, u अपॉन v। जरा ध्यान देंगे, यहां पर भी एक तरीका आपको याद करना पड़ेगा, यहां पर भी आपको एक तरीका जो है ना वो दिमाग में डालना पड़ेगा। हालांकि मल्टीपल क्वेश्चंस करते करते ना सब चीजें जो है वो दिमाग में बैठ जाती हैं। जब भी किसी क्लास में तुम एंटर करते हो ना, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कभी कभी तुमको ना लगता है कि यार इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले आ गए, लेकिन उसी सेशन में 2-3 महीने के बाद ना जब तुम उस फॉर्मूले को बहुत बार पढ़ लेते हो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो फिर उस फॉर्मूले का जो खौफ है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। और कम कैसे होगा, जब और ज्यादा रिवाइज करोगे, ठीक है। चलिए तो अब करेंगे इसको अपन डिफरेंशिएट। तो भैया एक काम करता हूं, मैं ये u बाई वी का पैटर्न नहीं रखता हूं, बिकॉज मैं हमेशा ना आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पैटर्न से सिखाने वाला हूं। इसका मतलब ये कि मैं बोलने वाला हूं कि y में कुछ लिखा है ऊपर, कुछ लिखा है नीचे, तो जो भी लिखा है ऊपर वो होगा न्यूमरेटर और जो भी लिखा है नीचे उसे कहा जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो कहानी कैसे आगे एक मोड़ लेगी वो जरा देखना। भाई सब किस पर डिपेंड कर रहे हैं, x पर डिपेंड कर रहे हैं। कैसे, y को देख के लगा कि वो u और v पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन u और v आगे लिखा है कहानी में कि u और v खुद x पर डिपेंड कर रहे हैं, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली x पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो dy बाई dx निकालेंगे, कैसे करेंगे इसको जरा गौर करते हुए चलना। डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा किसका बेटा, डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन नीचे भी कुछ आता है, नीचे आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस बात को बड़े बड़े शब्दों में लिख लेना भाई, प्रोडक्ट रूल में और ये डिविजन रूल में एक अंतर है। वहां भी सेम फंडा था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लेकिन वहां पे प्लस था, फिर था सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये वहां पे मसला था और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। और दूसरी वाली जो तुमको बात याद रखनी है वो ये रखना है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी होगा सबसे नीचे, इस बात को कतई भूल मत जाना। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो बहुत शानदार, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो ये था अपने पास डिवीजन का पूरा प्रॉपर फॉर्मूला, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर होल का क्या हो चुका था नीचे, ये अपने पास स्क्वायर हो चुका था, ठीक है। होल का मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n है, ठीक है। यही था अपने पास। अच्छा एक सेकेंड, ये अपना डिवीजन था, ये बचा हुआ है भाई, ये बचा हुआ है। एक सेकेंड y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अभी करना है इसको बेटा, सुनते हुए चलो, देख कैसा होगा। y जो है ना वो u पे डिपेंड कर रहा है और फिर से u जो है वो x पे डिपेंड करने लगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे y का निकालेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और वो कैसे निकलता है, पहले तो भैया y को डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, ठीक है। इनटू चेन रूल, उसके बाद u डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो फिर u को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। कहानी वही है, देखो तो अगर u की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब x चेंज करूंगा तो u की वैल्यू चेंज होगी। अब यार x को मैंने कितना चेंज करा तो u कितना चेंज होगा, इसे कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस बिकम्स द चेन फॉर्मूला, चेन रूल फॉर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u एंड u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। आया फंडा क्लियर, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फट से। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया। चलो आगे बढ़े, ये पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर n है, तो यहाँ पे निकालना है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो भैया अगर आप यहाँ पे कोई पूछ ले कि y का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो जरा गौर करते हुए चलना। तो डिफरेंशिएशन करने वाले हैं किसका, y का, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और y क्या हो चुका है ax प्लस बी की पावर n, y क्या हो चुका है बेटा ax प्लस बी की पावर n, ठीक है। अब देख क्या होता है, ax प्लस बी की पावर n हो चुका है, तो पहले तो पावर को उतारो नीचे, और फिर ये हो जाता है ax प्लस बी की जो पावर है वो n माइनस वन। अब अप्लाई करेंगे चेन रूल भी, तो इसका मतलब अंदर जो चीज बची है उसको भी डिफरेंशिएट किया जाएगा बेटा, ठीक है। गौर करो गौर करो गौर करो, अगर n इंटू एक्स प्लस बी यहां पे आ चुका है, मतलब अगर ax प्लस बी की पावर n था तो डिफरेंशिएशन के दौरान जो n था वो तो बाहर आ गया, उसके बाद ax प्लस बी की पावर n माइनस वन हो चुका। उसके बाद आपको ax प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर लास्ट टाइम तो आपने ऐसा नहीं करवाया था। जब लास्ट टाइम आपके सामने सवाल ऐसा आया था सर कि डिफरेंशिएट करना था जहां पे x की पावर n था, y क्या था x की पावर n था, तो आपने ये करवाया था कि पहले डिफरेंशिएट मारेंगे y को, तो फिर ये डिफरेंशिएशन क्या हो गया था, y क्या था x की पावर n था। उसके बाद क्या हुआ था सर, यहाँ पे आपने n लिखवाया, x की पावर n माइनस वन था, और बस वहीं पे आपने छोड़ दिया था। अब जरा गौर करना बेटा क्यों छोड़ा था, यहाँ पे भी n नीचे आएगा, x की पावर n माइनस वन चले जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करा था x को, ठीक है। उसके बाद भी हम लोगों ने मन ही मन में x को डिफरेंशिएट किया था, लेकिन x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे ना भाई, यहाँ पे x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द वेरिएबल ऑपरेटर। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया x के ही रिस्पेक्ट में, तो ये dx बाई ds क्या हो गया, 1 हो गया। इसलिए आपके दिमाग में आंसर जो है ना वो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन ही छपा हुआ है, ठीक है। आया समझ, ये था इसका प्रॉपर फंडा। चाहो तो अभी के अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो ऐसा अपन करते थे, तो सेम चीज यहां पे अप्लाई करेंगे, लेकिन 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 इस वाले केस में ना x आ गया था, ठीक है। तो dx बाई dx जो है वो तो 1 के बराबर हो गया, दैट्स वाई वो गायब हो गया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या करा अपन ने, यहां पे ax प्लस बी की पावर n था, n आ गया नीचे ax प्लस बी की होल पावर n माइनस वन। उसके बाद डिफरेंशिएशन मारना पड़ेगा पूरा ax प्लस बी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये गौर करना, n ax प्लस बी की पावर n माइनस वन। उसके बाद डिफरेंशिएशन जो है वो पहले होगा ax का, तो a बाहर आ जाएगा, और डिफरेंस इसको मैं स्टेप वाइज कर दूं क्या, देखो तो। उसके बाद क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन होगा फिर ax का, और फिर डिफरेंशिएशन होगा किसका बेटा, b का। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन।
उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करेंगे तो ए आ जाएगा बाहर और फिर बचेगा dx बाई dx जो कि 1 हो जाएगा, प्लस अब जरा गौर करना बेटा, b इज अ प्योर कांस्टेंट, ठीक है, यहां पर जो b लिखा है ना, दिस इज अ प्योर कांस्टेंट और प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो अपने पास आंसर क्या बचेगा बेटा, n इंटू ए, मतलब एक काम करो a इंटू एन, a इंटू एन और ax प्लस बी, ax प्लस बी, इसकी पावर क्या हो जाएगा n-1। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहेगा फाइनल फॉर्मूला। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वाला फंडा सुपर क्लियर हो चुका है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बढ़िया, क्लियर। अब उसके बाद यहां पे शुरू होते हैं कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू साइन x लिखा हुआ है तो फिर ऑब्वियसली y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है तो फिर मैं y का रेट ऑफ चेंज निकालूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे y का रेट ऑफ चेंज निकलना है x के रिस्पेक्ट में, तो बेटा ये y क्या था, y था sin x, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि अगर आप sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका आता है cos x, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन जो है ना वो आ जाएगा cos x, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब जरा गौर करो, अगर ऐसा होता कि y होता sin थीटा अगर होता y क्या होता, अगर ये y होता sin थीटा, तो फिर मैं फिर ना y का जो रेट ऑफ चेंज है वो निकालता, लेकिन x नहीं थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों? बिकॉज y की वैल्यू x पे डिपेंड थोड़ी करिए, y की वैल्यू किस पे डिपेंड करिए, थीटा के ऊपर। ये लिखा है इफ, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, ठीक है। अगर y की वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रही होती तो y का रेट ऑफ चेंज निकलता थीटा के रिस्पेक्ट में, तो y का रेट ऑफ चेंज निकलता थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा y क्या हो चुका है, साइन थीटा, और साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो होता है सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कहानी में और स्पीड में आगे बढ़ने वाला है। हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। एक तरफा शानदार, जबरदस्त, ठीक है, आगे बढ़े। ओके y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, cos x, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू cos x लिखा हुआ है तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाता है क्या, माइनस साइन x के बराबर, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू cos x लिखा है तो फिर sin x के बराबर, माइनस साइन x के बराबर। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता है कि y इज इक्वल टू cos थीटा है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली y की वैल्यू फिर थीटा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज माइनस का sin थीटा। ये वाला फंडा पूरा सुपर क्लियर होना शुरू हो चुका है क्या? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। ऊपर लिखा है x के रिस्पेक्ट में, नीचे मैंने करवाया स्पेशली आपको थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। y अगर tan थीटा के बराबर है या tan x के बराबर है, अगर tan थीटा के बराबर होता तो फिर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता। यहाँ पे y जो है वो tan x के बराबर है, तो फिर मैं x को मानूंगा वेरिएबल और फिर y को डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में बेटा, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और हम जानते हैं d से d नहीं कटता, ठीक है। tan थीटा का या tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाता है sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर x। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। अगला आपके सामने फॉर्मूला, ये अपने को 6 फॉर्मूले बेसिकली याद करने हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट के, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है, कॉट थीटा या कॉट x है, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। याद रखो बेटा, यहां पे आया था क्या, सेक स्क्वायर x, कब, जब y इज इक्वल टू tan x था, और जब y इज इक्वल टू कॉट x हो गया तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा अगले क्या आएगा उसके बाद, फिर कोसेक थीटा। तो अगर y इज इक्वल टू सेक x है तो अपने पास जो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा tan थीटा सेक थीटा या फिर tan x सेक x। दैट डिपेंड्स कि आप x के टर्म्स में ले रहे हो कि थीटा के टर्म्स में ले रहे हो, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको ऐसा बोल देता कि y इज इक्वल टू ना सेक थीटा है, ठीक है, तो अब मैं अगर यहां पे डिफरेंशिएशन करता तो फिर मैं करता इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y बोले तो सेक थीटा, और ये अपने पास हो जाएगा सेक x tan x। इसका मतलब सेक थीटा tan थीटा। ये वाला फंडा सुपर क्लियर हो चुका है बेटा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले वाले पे लेके आते हैं। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो ये वाला फंडा पूरा सुपर क्लियर।
अगले वाले पे आ जाओ। अगर कोसेक एक्स का करना है डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में एकदम बैठ जाने चाहिए। अब इसके बाद 3-4 है अपने पास लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। मान लो अगर y इज इक्वल टू लिखा हुआ है log ऑफ u, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, log ऑफ u लिखा हुआ है, जहां पे u इज ऑब्वियसली अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। u जब से आ रही है तब से x की फंक्शन है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू log ऑफ u लिखा हुआ है और u खुद जो है वो x की फंक्शन है। तो जब मैं समझ पाता हूं इस बात को देख करके कि इक्वेशन हमको बता रही है कि y तो u पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन u के हम जानते हैं पूरी हिस्ट्री कि u तो खुद x पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब y भी फिर x पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जैसे मान ले अगर log ऑफ u निकालना है, मतलब u का log लेके रख लिया, जिसका भी log लोगे ना वो 1 अपॉन नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये जो u बच रहा है वो भैया खुद x का फंक्शन था, या u जो थी वो x का फंक्शन थी, ठीक है। तो du बाई डी एक्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर u इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब u की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी ना। तो अगर मैं x को चेंज करूंगा तो u की वैल्यू चेंज होगी, तो उसी को तो कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया पूरा फंडा सुपर क्लियर। चलो बढ़िया, एक तरफा शानदार, आगे बढ़ो। हाँ जी, अगर y इज इक्वल टू e टू दी पावर ax है तो फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन के दौरान e टू दी पावर ax आ जाएगा और फिर आप वापस से जो उसकी पावर थी, चेन रूल पावर को भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। मैं बस वो करके दिखा देता हूँ। देखो y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, e टू दी पावर ax, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगा तो इसकी पूरी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर y इज अ फंक्शन ऑफ x, पक्की बात है, ठीक है। नाउ y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अब मैं y का रेट ऑफ चेंज निकालूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, देखते हुए चलना। e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन था, तो वो आता है e टू दी पावर दैट सेम समथिंग इनटू, फिर आप पकड़ के इस पावर को भी डिफरेंशिएट करते हैं, अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, e टू दी पावर ax एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो ax था ना उसका हुआ डिफरेंशिएशन अलग से, तो यहां पे सुनते हुए चलना, a आ जाएगा बाहर और ये बचेगा सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो कि हम जानते हैं यार कि x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में गिव्स आंसर एज 1, ठीक है। तो देयरफॉर आप सिंपली कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax इज इक्वल टू, a आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा e टू दी पावर ax, और बाकी dx बाई dx तो 1 ही हो जाता है। तो ये रहेगा तुम्हारे पास में फाइनल फॉर्मूला। पूरे प्रोसेस के साथ तुमको सब कुछ करके दिखा दिया, कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होगी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा। अगर डिफरेंशिएट करना है log x को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। उसके बाद देखो यार, इससे पहले ना du था, मतलब अपने पास इससे पहले यहाँ पे आया था, ठीक है। ये दिख रहा है log u को डिफरेंशिएट किया था जहाँ पे u वाज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये du बाई dx वाला टर्म हमको लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जब यहाँ की बात आ रही है तो यहाँ पे x को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे y डिपेंड्स ऑन x, तो बस ये क्या बचेगा 1 बाई एक्स। उसके बाद x को पकड़ के x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर कितना आता है 1 बाई एक्स, ठीक है। पक्का पूरा फंडा सॉर्टेड है। तो 1 बाई एक्स इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़े, पक्का पक्का पक्का। अगले वाले पे आ जाओ। e टू द पावर x है, कुछ नहीं, बस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है। कैसे रहता है जरा गौर करो। y कितना आ चुका है e टू दी पावर x, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर आपको e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करना है तो e टू दी पावर x, उसके बाद पकड़ के पावर को डिफरेंशिएट मारो। हमने करके रखा है थोड़ी देर पहले, ठीक है। पकड़ के जो पावर है उसको डिफरेंशिएट मारा तो क्या बचेगा, सिर्फ e टू दी पावर x ही बचेगा ना। तो वही तो लिखा है उसके आंसर में, कोई दिक्कत तो नहीं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से। हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बढ़िया, एक तरफा शानदार, क्लियरिंग दिस अप। अब यहां से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, और मैं फिर से बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आपके दिमाग में
हमेशा हमेशा के लिए छपा होना चाहिए, वो इसका फॉर्मूला था, ठीक है। x टू द पावर n का जब भी डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप क्या कर देते हो, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है x की पावर n को तो पावर आ जाएगी नीचे, x की पावर क्या हो जाएगा बेटा n-1, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो अब जो सवाल तुमको मैं दे रहा था, जरा इन क्वेश्चंस पे काम करना स्टार्ट करो और जो भी तुम्हारा आंसर आए ना वो कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना, ठीक है। यहाँ पे जो भी तुम्हारा आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर उसको मैं स्वयं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है यार। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में देना स्टार्ट कर दिया होगा। अब इसको जरा मैं सॉल्व करता हूं। तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले x की पावर 6, ठीक है। पहले वाले का सोल्यूशन पहले, अगर आपको पता है कि जैसे मान लिया अब x की पावर 6 है तो मैंने बोला कि चलो भैया y इज इक्वल टू x की पावर 6 है, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, मतलब मैं अच्छा इसको ऐसे ही लिख दूं क्या, मैं ये, अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैं ये बोल रहा था। अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं मतलब डी बाई डी एक्स, ठीक है, किसे कर रहा हूं, y को कर रहा हूं। और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, x की पावर 6, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 को निकाल लो बाहर, x की पावर क्या है, 6 माइनस 1 बोले तो 5, उसके बाद dx बाई डी तो हो ही जाएगा, ठीक है। जो कि हम जानते हैं कि dx बाई डी इज नथिंग बट 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 5, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा दूसरे वाले पे आ जाओ, यहां लिखा है डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन एक्स क्यूब को, मतलब मान लेते हैं कि y है 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको सॉल्व कर ले, x की पावर क्या पहुंच जाएगा, -3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं y को, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं y को, तो y बोले तो क्या हो चुका है, x की पावर -3, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर -3। अब एक काम कर बेटा, x की पावर -3 था तो उसका के -3 आ जाएगा यहां पे, और x की पावर क्या हो जाएगा, जो पहले से था उसमें से -1 कर देना, मतलब -3 में से -1 कर देंगे। भाई इतना सिंपल सा फंडा है, ठीक है, पक्का पूरा फंडा क्लियर है। तो -3 और x की पावर कहानी कहां पहुंच जाएगी, -4 पे, इसका मतलब -3, और x की पावर जो -4 हुआ है उसको पलट के नीचे फेंक दे, x की पावर 4, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये पहले के दो सोल्यूशन अपने हो चुके हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 2 1 रेडी गो डन। अब जरा तीसरे वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जरा तीसरे वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जब तीसरे वाले पे अपन आएंगे तो ये रूट एक्स तो लिखा हुआ है, तो लेट मी कॉल दिस कि y है रूट एक्स के बराबर, चलो ठीक है, खुश खुश खुश, ठीक है। अगर रूट एक्स है इसका मतलब क्या कि x की पावर कितनी है बेटा, 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, अगर क्यूब रूट होता तो पावर 1/3 हो जाता, ठीक है। अब करना है इसको अपन को डिफरेंशिएट, तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसको बेटा, y को, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे किसको बेटा, रूट एक्स को। इसका मतलब कि हम डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स बोले तो x की पावर 1/2 को, इसका मतलब ये कि जो पावर है वो कूद जाएगी नीचे, मतलब 1/2 आ जाएगा नीचे, उसके बाद x की पावर जो भी पहले थी उसमें से -1 कर देना, ठीक है। x की पावर जो भी पहले थी उसमें से -1 कर देना, तो बेटा क्या हो जाएगा, सुनते हुए चलो, 1/2 तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद x की पावर 1/2 -1 कर दोगे तो माइनस का 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट करा किसको बेटा, रूट एक्स को, जैसे आपने करा इसको डिफरेंशिएट रूट एक्स को, तो क्या बचेगा, 1/2। अब जरा गौर कर, यहां पे ना मैं इसको ऐसे कर दूं क्या, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, कोई बुरा मानने वाली बात तो नहीं है। इनफैक्ट और भी आसान हो चुका है बेटा, एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, एक्स का स्क्वायर रूट, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। सब कुछ मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम याद कर लो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है ना वो इसके बराबर होता है, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि तुम एक वो बेसिक फंडा याद रखो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि तुम बस वो एक बेसिक फंडा याद रखो कि कभी कभी भी अगर एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करना पड़े तो एन इंटू एक्स की पावर मत तो करो, n इंटू एक्स की पावर n-1 हो जाना चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना तो बाकी सब तुम खेल जो है ना वो आराम से खेल लोगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जानदार, एक तरफा, ठीक है। अगले वाले पे आ जाओ, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले इसको पकड़ते हैं, तो पहले अपन इसको इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहीं के यहीं सॉल्व कर रहा हूं उसको, जरा गौर करना।
इससे करेंगे, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे मान ले क्या कि ऐसा लिखा है एज इफ ये y इज इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4/x की पावर 2। और एक काम करना, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 4x की पावर -2 कर लेता हूँ और माइनस का 8 लिखा हुआ है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब करेंगे इसको अपन डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, किसका होगा, y का होगा, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं इसको बेटा, पहले अपन करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, 4x की पावर 3 का, 4x क्यूब का, माइनस फिर अपन करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, 3x के स्क्वायर का, फिर अपन करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, 4x का, और फिर माइनस है डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा, 8 का। और यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना है, तो डिफरेंशिएशन y का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 को रखो बाहर और फिर डिफरेंशिएट मार दो, पूरा स्टेप वाइज कर रहा हूं बेटा, पूरा का पूरा स्टेप वाइज कर रहा हूं। 3 को निकाला बाहर और डिफरेंशिएट कर दिया किसका, x के स्क्वायर का, प्लस 4 को निकाला बाहर और डिफरेंशिएट मार दिया x का, माइनस, भाई ये तो मत करो यार, ये तो जानते हो तुम यार, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कह दो, चिल्ला के बोलो कि आंसर 0 होगा सर, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 0, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, तो डिफरेंशिएशन चल रहा है बकायदा y का, 4 को रखा बाहर, भाई साहब x क्यूब का डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाता है 3 × x का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाता है 2 × x प्लस 4, वो तो निपट के 0 हो चुका है भाई, dx/dx तो 1 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास पूरा डिफरेंशिएशन आया वो क्या आ गया बेटा, 4 × 3 = 12, तो 12x का स्क्वायर माइनस 6x + 4, सही जा रहा हूँ क्या, 12x का स्क्वायर माइनस 6x + 4। अब होता क्या है बेटा, ये इतने लंबे लंबे स्टेप्स जो है ना वो बस एक सवाल के लिए था, ठीक है। आगे आने वाले सवाल ना आपसे यूं और यूं बनेंगे, कैसे, देख अप्रोच क्या है इसकी, 4x का क्यूब था तो 3 नीचे आना, मतलब ये 4 × 3 = 12 हो गया, और x की पावर क्या बचेगा, 2, तो 12x का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। माइनस तो माइनस हो गया, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन, 2 नीचे आना है तो 3 × 2 = 6, और x की पावर 1 बचेगा, तो 6 × x बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसको अपन ने करा सॉल्व, तो कितना आ गया, माइनस, अच्छा एक सेकेंड, ये आ गया अपने पास सिर्फ और सिर्फ 4 के बराबर आ गया, ठीक है। सही कहा ना इसको अपन ने बेटा, 4 की पावर क्या था, ओके 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 ओके, ठीक है। एक स्टेप में दिक्कत है यहाँ पे, जरा गौर करना, 4x की पावर -2 था, तो यहाँ पे 4x की पावर -2 जब करेंगे ना इसको डिफरेंशिएट, तो अपने पास क्या बचेगा ये बेटा, सही जा रहा हूँ पूरा, 4x की पावर -2, 4x की पावर -2, -8x बचेगा, ये कितना बचेगा, माइनस का 8x, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे अच्छा वो चेक कर लिया इसको अपन ने, ये कितना बचेगा बेटा, माइनस का 8x बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, 8x बचेगा। अब सही जा रहा हूं क्या, अब पूरा सही जा रहा हूं, जी हाँ सर अब बिल्कुल सही जा रहा हूं, ठीक है। तो माइनस का 6x माइनस का 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 14x, ठीक है। अब बिल्कुल सटीक जा रहे हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये रहा अपने पास पूरा फंडा डन, सॉर्टेड, पूरा क्लियर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आखिरी में कितना था अपने पास, ये माइनस का 8x हो चुका है, वो तो 0 हो ही चुका था, निपट के पूरा, ठीक है। तो 12x का स्क्वायर माइनस का 14x, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। यहाँ तक का पूरा फंडा क्लियर हो गया है। 12x का स्क्वायर माइनस कितना आ गया अपने पास, 6x आ चुका था, और उसके बाद इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, माइनस का 8x, तो हो गया माइनस का 14x, ठीक है भैया, क्लियर। चलो अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको बड़ी स्क्रीन पे करते हैं यार, 5x की पावर 4, ठीक है, दूसरे वाले की बात चल रही है, 5x की पावर 4, तो y इज इक्वल टू, ये निपटाते हैं इसको यहाँ से, तो y इज इक्वल टू 5x की पावर 4, 4x की पावर 3/4, तो 4x की पावर क्या हो जाएगी, 3/4, और कुछ है क्या इसके बाद, माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x, तो माइनस 3x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करो बेटा, अब कर दो इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। और y का डिफरेंशिएशन अगर ये पूरा y है तो ये x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन चलेगा किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 5 को रखो बाहर
और डिफरेंशिएट मार दो x की पावर 4 को, ठीक है। वैसे ही 4 को रखो बाहर और डिफरेंशिएट मार दो x की पावर किसको, 3/4 को। -3 को रखो बाहर और डिफरेंशिएट मार दो x के स्क्वायर को, प्लस 2 को रखो बाहर और डिफरेंशिएट मार दो किसको बेटा, x को। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या चल रहा है अपने पास, 5 को रखा बाहर, 4 आ जाएगा ऐसे बाहर, x की पावर 4 था ना, तो 4 इंटू एक्स की पावर 3, ये पूरा क्लियर हो गया पक्का। उसके बाद 4 को रखेंगे बाहर, उसके बाद x की पावर 3/4 थी, तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा बाहर और x की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 3/4 -1 करेंगे, ठीक है। जरा गौर करना बेटा, 3/4 -1 मतलब 0.75 -1, ठीक है। अरे 3/4 क्या होता है, 3/4 होता है 0.75। अब अगर 3/4 में से -1 करना है, मतलब 0.75 -1 करना है, तो -0.25, ठीक है। -0.25 का मतलब क्या होता है, माइनस का 1/4, ठीक है। उसके बाद माइनस ये क्या हो जाएगा 2x, उसके बाद 2 को रखा बाहर, dx/dx हो चुका है 1 के बराबर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अपने पास डिफरेंशिएशन जो अपने को चाहिए था y का, वो क्या आ जाएगा बेटा, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 20x का क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 4 4 निपट गया, तो 3x की पावर कहां पहुंच गए, माइनस का 1/4। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा बेटा 6x और प्लस का 2 लिखा हुआ है, इट्स एज सिंपल एज दैट। और इसको अगर सिंप्लीफाई करने का मन करे लास्ट स्टेप में, तो एक काम कर लेना, 20x के क्यूब को बिल्कुल मत छेड़ना, यहां पे +3 अपॉन x की पावर 1/4 कर लेना, माइनस कर लेना 6x, प्लस कर लेना 2, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, उम्दा, एक तरफा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। A particle starts from rest with a uniform acceleration. Its displacement x after t seconds is given by this particular relation. कैलकुलेट करनी है यहाँ पे कुल मिलाकर के 4 तरह की चीजें, ठीक है। इन पूरे सवालों पे आने से पहले ना मैं आपको एक बेसिक फंडा जो है अभी के अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। जैसे मान ले s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं अभी के लिए। हालांकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट ही कहा गया है बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन सर क्या होते हैं, कैसी बात करती बेटा, 9th क्लास में पढ़ के रखा है, ठीक है। नहीं याद आ रहा, v = u + at फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरी थी s = ut + ½ d²। तीसरी थी 2s = v² - u², ठीक है। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो मैं अभी इसको बस v को मान रहा हूं बस वेलोसिटी, ठीक है। v का मतलब मैं मान रहा हूं वेलोसिटी, और a नामक वस्तु जो है इसको मैं मान के चलता हूं एक्सेलरेशन। a को मान के चलूंगा मैं क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जरा गौर फरमाते हुए चलना, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करता हूं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज बेसिकली वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि समय कम था तो dt, ठीक है। अगर कम समय था तो डिस्प्लेसमेंट भी कम ही ट्रैवल करा गया होगा, तो ये ds/dt किसके बराबर आ गया, ये वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू वेलोसिटी, ठीक है। अब जरा गौर करना बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो भैया चेंज इन वेलोसिटी मतलब dv, और वेलोसिटी को अगर शॉर्ट चेंज भी करना है, वेलोसिटी में अगर स्मॉल चेंज भी करना है, शॉर्ट नहीं, अगर वेलोसिटी में स्मॉल चेंज भी करना है, तो वो स्मॉल चेंज प्रोड्यूस करने के लिए भी समय तो चाहिए पड़ेगा। अब अगर स्मॉल चेंज आया वेलोसिटी में तो कम समय में आया होगा, तो dt कर दिया अपन ने, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। तो यहां से याद रखो बेटा कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन गिव्स यू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन गिव्स यू एक्सेलरेशन, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं चाहता हूं कि अगर इसके साथ साथ तुम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लिख लो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाए, ठीक है। अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन भी तुम लिख लो तो मजा आ जाए। v = क्या होता है सर, u + at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। s = क्या होता है सर, ut + ½ at², बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत बोल्ड में लिख रहा हूं, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या होता है, 2as = v² - u²। चेक कर ले कहीं कुछ बोल्ड में गलती तो नहीं हो गई। v = u + at, s = ut + ½ d², 2s = v² - u², इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 3 2 1
रेडी गो डन। चलो हो गया हो गया हो गया, पक्का पक्का पक्का। चलो अब यहां पे आते हैं बेटा, सवाल पे आते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट x आफ्टर t सेकेंड इज, x गिवन है 5 + 60 + 70 स्क्वायर, 5 + 60, x गिवन है, x गिवन है, x गिवन है 5 + 60 + 7t का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या गिवन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अब क्या लिख के रखा हुआ है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। भाई यार इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी जो शुरुआत में आई थी। शुरुआत का मतलब क्या, t = 0। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट टाइम t = 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी एट टाइम t = 0। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट गिवन था अपने पास, अब अपन को निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। तो जरा ध्यान देना, पहली बात तो वेलोसिटी कैसे मिलती है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके। हमने माना था कि डिस्प्लेसमेंट को हम s मानेंगे, लेकिन सवाल ने हमसे अलहदा माना, सवाल ने माना कि डिस्प्लेसमेंट को वो x मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जो सवाल बोल दे अपन करने को तैयार। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन इसमें बेटा, वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा, किसको, डिस्प्लेसमेंट को। 5 + 60 + 7 का t का स्क्वायर। ठीक है, निपटाएंगे इसको एक एक करके। पकड़ो बेटा, एक एक को पकड़ो। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 + 6 को बाहर फेंको और डिफरेंशिएशन ऑफ t, बहुत बढ़िया। +7 को बाहर फेंको और डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो t के स्क्वायर को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया, एक तरफा। भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ना ना ना, 0 0 0 0 6 dt dt 1 हो गया, छोड़ो उसको। 7 t स्क्वायर था, 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर 2 - 1 मतलब क्या, 1, मतलब 2t बचेगा। तो वेलोसिटी अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, 6 + 14t। लेकिन ये अपने पास इक्वेशन तो आ गई है वेलोसिटी की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, अपने पास इक्वेशन तो आ गई है। 6 + 14t इज द वेलोसिटी, बट आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए t = 0 कर दूंगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं t = 0 कर दूंगा तो वेलोसिटी जो है ना वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, उसको बोल देंगे अपन u। तो देयरफॉर यहाँ पे जो v है वो क्या हो जाएगा, 6 + 14 और t की जगह पे आ गया है u, मतलब 14, उसके बाद t की जगह पे आ चुका है 0 इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या बचेगा, बस 6 मीटर पर सेकेंड। वुड बी गुड अगर आप इसको सिर्फ u कह दें, बिकॉज u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इस पूरी बात को समझ चुके होंगे। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर अपन को आगे बढ़ना है। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया हो गया हो गया। चलो अगर हो गया तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूं जहां पे इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी थी 6। कई लोग सोचते हैं कि सर जब t = 0 है तो वेलोसिटी है ही क्यों। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि भैया जब t = 0 है तो वेलोसिटी को भी 0 होना चाहिए। मैं आपका परसेप्शन क्लियर कर दूं एक बार। t = 0 का मतलब ये होता है कि आपने ऑब्जर्वेशन अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, t = 0 का मतलब ये नहीं है कि बॉडी ने अभी मूव करना स्टार्ट करा है। अरे भैया अगर t = 0 है इसका मतलब आपने बॉडी को अभी देखा, लेकिन बॉडी पहले से भी तो मूव करते हुए आ सकती है ना। तो जब बॉडी पहले से मूव करते हुए आ रही थी और तुम कहीं जाए तो तुम्हें आवाज आई कुछ, ठीक है, तुम फट से पलटे तो तुमने देखा, तो उस गाड़ी की वेलोसिटी क्या तुमको देख के रुक जाएगी क्या, नहीं ना। तुमको देखने के बाद भी गाड़ी तो आगे जा ही रही है ना। तो उसकी जो उस समय वेलोसिटी है, जब पहली बार देखा किसको, गाड़ी को, जब पहली बार देखा गाड़ी को, तो उस समय जो गाड़ी के पास वेलोसिटी थी दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। और जरूरी नहीं है कि वो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। ठीक है, बॉडी पहले से मूव कर रही थी, बॉडी मूव कर ही रही है। जब तुमने बॉडी को ऑब्जर्व किया तो वेलोसिटी है बॉडी के पास, और तुम्हारे ऑब्जर्व करने के बाद भी बॉडी को रुकी थोड़ी है, बॉडी और आगे निकल गई। ठीक है, चलो क्लियर क्लियर क्लियर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब निकालना है वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका अपन सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं। अब निकालना है वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड। तो अगर अपन एट t = 3 पुट कर देंगे तो वी हैव v = 6 + 14t, वी हैव v = 6 + 14t। तो क्या हो जाएगा, 6 + 14 और t कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो v = 6 प्लस ये कितना, 42, कितना हो जाएगा बेटा, 42 हो जाएगा। तो v = कितना आ जाएगा, 48 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी फुर्ती में। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया इसका स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, उम्दा, एक तरफा। ठीक है, निपटाएं इसको।
ये इसका दूसरा वाला पार्ट भी हो चुका है, एट टी इक्वल टू 3 पर भी आ चुकी है वेलोसिटी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ निकालना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट है इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट तभी होगा जब टाइम के साथ चेंज ना हो, जब वो टाइम के साथ चेंज ना हो तभी होता है वो कांस्टेंट, ठीक है। ये अपने पास आ गई वेलोसिटी। तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा पकड़ो वेलोसिटी को और करो उसको डिफरेंशिएट, ठीक है। तो क्या आ गई वेलोसिटी, 6 + 14 टी के बराबर आ चुका था, वेलोसिटी आ चुका था 6 + 14 टी के बराबर। तो एक काम कर, लपेट दे इसको, ठीक है। एक एक को पकड़ पकड़ के डिफरेंशिएट करेंगे, एक एक को पकड़ पकड़ के डिफरेंशिएट करेंगे। तो 14 और क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, टी। भैया एक काम करो, 6 का जो डिफरेंशिएशन है 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 14, और डिफरेंशिएशन ऑफ टी जो है वो तो आ जाएगा 1, अगर टी के रिस्पेक्ट में ही करोगे तो, ठीक है। तो देयरफॉर जो एक्सेलरेशन आपके पास मौजूद होगा वो होगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया, 3, 2, 1 रेडी, गो एंड डन। ये वाला फंडा भी सुपर क्लियर हो चुका है आप लोग को, तीसरे वाले का भी आंसर अपना आ चुका है। अब जरा फोर्थ वाला पार्ट देख लें। डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अभी निकाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, अरे मत तो करो, इससे करेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। चलो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये रही तुम्हारे पास। तो अभी इसमें अपन ये फोर्थ वाला पॉइंट जो है ना वो अपना भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये फोर्थ वाला पॉइंट, एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना। तो हम निकाल चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो आएगी 5 + 60। डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो आएगी 5 + 60 प्लस हो जाएगा 7 × टी का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करो बेटा, टी की वैल्यू पुट कर दो 5। तो 5 + 6 × 5 प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। s इज इक्वल टू 5 + 6 5 का कितना हो जाएगा 30 प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 25। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करो, 35 प्लस क्या हो जाएगा 25 इंटू 7 करेंगे 175, मतलब 175, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना हो जाएगा 180 210, 210 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में यहां से आगे बढ़ने वाले हैं। चलो बहुत शानदार, फिर इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिस इज ऑल डन फॉर यू, दिस इज ऑल डन फॉर यू, ठीक है। चलें अब आते हैं बेटा, ये सवाल तो अपना हो चुका ना। अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। ये रहा बेटा, इफ x इज इक्वल टू ए टी का क्यूब एंड y इज इक्वल टू बी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे निकालना है आपको dy बाई डी एक्स है। ये क्या हो गया भाई, x गिवन है t के रिस्पेक्ट में, y भी गिवन है t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे पूछ लिया है dy बाई डी एक्स। काफी लोग ये बोलेंगे सर जज्बात हालात सब पलट दिया आपने, बिकॉज यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन था और पूछ लिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या खेला हो गया यहाँ पे। अब जरा दिखाते हैं बेटा क्या खेला हुआ। सुनो, तुम तो इत्मीनान से एक बात समझो, एक्स की वैल्यू तुम्हारे लिए अभी भी टी पे ही डिपेंड कर रही है, और वाई की वैल्यू तुम्हारे लिए अभी भी टी पे ही डिपेंड कर रही है। तो तुम जब एक्स का रेट ऑफ चेंज निकालोगे ना, तो तुम टी के रिस्पेक्ट में ही निकालो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या है तुम्हारे पास, ए इंटू टी का क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ए आ जाएगा बाहर, और फिर ये बचेगा अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ टी का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए रहेगा बाहर, और टी का क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाता है 3t का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद जब तुम y को डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी तुम t के रिस्पेक्ट में ही करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t ओनली, ठीक है। तो डिफरेंट, अच्छा ये x नहीं आएगा t आएगा, मुझे माफ करना, टी आएगा बेटा, ठीक है। तो y क्या हो चुका अपने पास, बी टी का स्क्वायर। तो इत्मीनान से एकदम इज्जत के साथ b को रखो बाहर, इसको बिल्कुल मत छेड़ देना तुम, ठीक है। और टी स्क्वायर को लपेट दो, करो उसका डिफरेंशिएशन। तो b को रखा बाहर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 2t के बराबर, ठीक है। दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन। निकालना क्या अपने को, dy बाई डी एक्स। एक बड़ी प्यारी बात सुनना, ये अपने पास x, अच्छा x पहले आ गई, y बाद में आया, ठीक है। तो अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो इसको ना सबसे बेहतरीन तरीका ये है, डिवाइड कर दो दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन
इक्वेशन से, ठीक है। इससे क्या मिलेगा पता है, dy बाई डी टी, और इसको अपन ने डिवाइड करा है किससे, फर्स्ट इक्वेशन से, मतलब dx बाई डी टी, ठीक है। और जैसे अपन इसको डिवाइड करेंगे ना तो अपने पास क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हुआ क्या है, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करा गया फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन थी 2bt के बराबर, 2bt के बराबर, और फर्स्ट इक्वेशन क्या आ चुकी थी, 3at का स्क्वायर, ठीक है, 3at का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/3 b, और नीचे क्या हो जाएगा a इंटू टी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, 2/3 b और नीचे कट गया एक t तो बचेगा a इंटू टी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा अपने पास फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। हो गया 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मैथ्स में बहुत ही फेमस कैटेगरी क्वेश्चन है। x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू जस्ट साइन थीटा, नाउ फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ जरा गौर करते हुए चलेंगे, सुनिए। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो पहले y लिख लो। तो y है तुम्हारे पास साइन थीटा। अब अगर y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा तो यहाँ पे आप y का डिफरेंशिएशन या y का रेट ऑफ चेंज सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में ही निकाल पाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, फिर आप इसको लिख दीजिए अच्छे से कि फिर तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। दिस बिकम्स फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। सेम काम करना आप किसके लिए बेटा, x के लिए करना, ठीक है। तो x अपने पास क्या है, यहां कर रहे हैं, x अपने पास क्या है बेटा, a cos थीटा, x अपने पास क्या है बेटा, a cos थीटा। तो अब x जो है ना वो डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, तो dx बाई डी थीटा, ठीक है। उसके बाद a को रखो बाहर, और उसके बाद आराम से डिफरेंशिएट कर देना cos थीटा को, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा, एक को रखा बाहर। उसके बाद cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो होता है माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2। अब जरा कहानी को समझो अच्छे से, परखो हर एक चीज को। dy बाई डी एक्स निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकंड इक्वेशन से, मिल जाएगा भाई, बड़े आराम से मिलेगा, कसम से मिल जाएगा। देखो ठीक है, डिवाइड कर दो, स्टेप समझो भाई, स्टेप समझो। डिवाइड कर दो किसको, पहली वाली को दूसरी वाली से, डिवाइड कर दो पहली वाली को दूसरी वाली से, तो dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, तो बचेगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx बाई डी थीटा से, तो डी थीटा कैंसिल, dy बाई बचेगा dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा, नीचे आ जाएगा माइनस a साइन थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा, नीचे आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा। सही जा रहे हैं क्या, बिल्कुल सटीक जा रहे हैं सर। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस भाई कॉस अपॉन साइन, क्या होता है, कॉस अपॉन साइन तो होता है कॉट, तो माइनस हो जाएगा कॉट थीटा ओवर नीचे बचेगा a। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। ये वाला फंडा सुपर क्लियर है, ठीक है। चलो हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। ओके डन डन डन। सर अगर आपको ना इसमें दिक्कत आ रही है कि सर पहले का नोट करना है, तो मैं एक बार सेपरेशन डाल देता हूँ यार, सेपरेशन डाल दिया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सही जा रहे हैं, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। नहीं तो पहले का पूरा एकदम ना खिचड़ी सी बन गई थी, ठीक है। बढ़िया। अगला सवाल, अ मेटालिक डिस्क इज बीइंग हीटेड, एक डिस्क है उसको हीट करे जा रहे हैं, उसका एरिया जो है ना वो एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इक्वल टू 3। भाई ये जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया है इसका मतलब क्या, बेसिकली एक तरह का रेट ऑफ चेंज है, बेसिकली एक तरह का रेट ऑफ चेंज है। तो एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है t इक्वल टू 3 पे, ठीक है। क्या बोला अपन ने, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है t इज इक्वल टू 3 पे। एरिया है क्या, 5t का स्क्वायर 4t प्लस 8, एरिया है 5t का स्क्वायर 4t प्लस 8। अब आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, अब आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। dA बाई dt क्या होगा, वो भी कब, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा है। कब पूछा है बेटा, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं नाउ, अब अपन एक काम करना शुरू करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। तो पहले अपन डिफरेंशिएट मार देंगे a को। अब a क्या है अपने पास, 5t का स्क्वायर प्लस 4 का t
प्लस 8, ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, दिस पर्टिकुलर थिंग इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, ठीक है। तो 5 को रखा बाहर और फिर अपन डिफरेंशिएट मार देंगे किसको बेटा, टी के स्क्वायर को, प्लस 4 को रखा बाहर और फिर अपन डिफरेंशिएट मार देंगे टी को, और उसके बाद फिर अपन डिफरेंशिएट मार देंगे सिर्फ और सिर्फ 8 को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करना, 5 को रखो बाहर टी का स्क्वायर था ना, अपने पास ये क्या हो जाएगा 2t, 4 dt बाई dt 1 के बराबर और 8 का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा बेटा 5 2 10, तो 10t प्लस क्या हो जाएगा 4। अब ये रेट ऑफ चेंज निकालना है एट t इक्वल टू 3। नाउ एट t इज इक्वल टू 3 हमें क्या मिलने वाला है, देखो ये जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया है, ये जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया है वो क्या आ जाएगा अपने पास 10t प्लस 4 ना, तो 10t मतलब 3 प्लस 4, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया जो है वो अपने पास क्या बचेगा बेटा 30 प्लस 4 बोले तो 34, एरिया मतलब क्या होता है मीटर का स्क्वायर अपॉन नीचे टाइम मतलब क्या होता है सेकेंड पर सेकेंड, तो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर 34 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, 3 2 1 रेडी गो डन। यहां तक का फंडा सुपर क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एक तरफा, ठीक है, ये वाला अपना पूरा हो चुका है, डन डनाडन डन। अगले वाले पे आते हैं बेटा, अब यहां से स्टार्ट होने वाला है पूरा इंटीग्रेशन का प्रोसेस। इंटीग्रेशन की बेसिक थ्योरी यहां पे देके रखी हुई है, एक बार मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप खुद से देखें, समझें तुम्हें क्या चमक रहा है, उसके बाद फिर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट वाइज, ठीक है। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो, समझने का प्रयास करो, जो आ जाए बढ़िया, अदरवाइज फिर इसको मैं करवाता ही हूं, ठीक है, ओके। चलिए फिर ठीक है, तो अब आ गए हैं डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन के ऊपर। पहले ही मैंने कहा था कैलकुलस के अंदर दो पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इज ऑल डन, अब पूरा फोकस इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, बहुत आरामदायक पार्ट है, ध्यान देते हुए चलना। जैसे डिफरेंशिएशन में ना आप चीज़ों को ब्रेकअप कर देते हो, वैसे इंटीग्रेशन जो है ना, दिस इज ऑल अबाउट समेशन। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग थिंग्स, ठीक है। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट समिंग अप थिंग्स, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देना कि इसका पहली बात सिंबल क्या होता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में ना एज सच कोई सिंबल नहीं था, ठीक है। डिफरेंशिएशन में बस एक वे ऑफ राइटिंग था कि अगर y को डिफरेंशिएट करना है मान ले t के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी टी लिख दिया, ठीक है। तो d बाई डी टी इटसेल्फ, इसका मतलब क्या था कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो आगे बता दिया जाता, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ना इंटीग्रेशन की बात की जाती है, अगर आपसे बात की जाती है किसकी बेटा, इंटीग्रेशन की, जैसे मान ले अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, लेट्स सपोज एक फंक्शन है fx, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन fx को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, ठीक है, तो उसके लिए ना ये सिंबल लग जाता है, यहां पे बना भी तो हुआ था, ठीक है। दिस सिंबल इज फॉर इंटीग्रेशन। तो अगर मुझे fx का इंटीग्रेशन करना है तो लिख दूंगा मैं इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये लिखा मैंने dx, ठीक है। तो यहां पे इसके बाद में, फंक्शन के बाद में जो भी चीज लिखी होती है ना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द वेरिएबल ऑपरेटर। This is basically called as the वेरिएबल ऑपरेटर। वेरिएबल ऑपरेटर आपको ये बताता है कि आपके पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी चीज वेरिएबल है, आपके पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी चीज वेरिएबल है वो आपको ये बताता है। सिमिलरली जो डिफरेंशिएशन में था, जब मैंने इसको d बाई डी टी लिखा था ना, तो d बाई डी टी लिखने पे ये जो dt नामक शब्द आपको ये नीचे दिखाई दे रहा था, ये dt वॉज द वेरिएबल ऑपरेटर। दिस dt वॉज द वेरिएबल ऑपरेटर। ये dt आपको बताता कि यार भाई टाइम वेरिएबल है, क्या बोलता भैया कि भाई टाइम जो है वो वेरिएबल है। यहां पे dx अगर लगा हुआ है इसका मतलब x इज द वेरिएबल, ठीक है। तुमने एक ना इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है, एक दूसरे के जो उल्टा होते हैं ये तुमको यहीं पल्ले पड़ रहा होगा। वेरिएबल ऑपरेटर यहाँ पे डिवीजन में था, और यहाँ पे जो इसका वेरिएबल ऑपरेटर है वो बाकायदा कहाँ पे आ जाता है, इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए। तो ये इसके लिखने का तरीका होता है, चीजों को जोड़ देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया मेरे साथ साथ, चलो ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना। The process of integration is just the reverse of what differentiation, ठीक है। दिस सिंबल यहाँ पे बना के रखा हुआ है, और यहाँ भी बना हुआ है सिंबल, ये सांप जैसा, ठीक है। तो दिस सिंबल इज यूज टू डिनोट इंटीग्रेशन, ओके। इफ fx इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन fx, देन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब अगर fx है, छोटा वाला fx है, इट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन fx, बड़ा वाला fx, ठीक है। देन इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, पहली बात तो ये, देन
यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस। मतलब क्या होता है कि अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है fx को तो मुझे मिल जाता है छोटा वाला f, ठीक है। अगर इस fx को डिफरेंशिएट करके ये वाला fx मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस छोटे वाले fx को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा बड़ा वाला f, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें ना, ये दो f कंफ्यूज करेंगे, इससे बेटर ये है इसको ऐसे देख लो। जैसे मान ले अगर मैंने कभी a वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, अगर मैंने कभी कोई फंक्शन था a, ठीक है, अगर मैंने a को डिफरेंशिएट करा और मुझे b मिला तो ऑब्वियसली फिर b को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तब जाके मुझे a मिलेगा। दैट्स हाउ कहा जाता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा भाई, इसको मैं 2-3 बार प्रूव भी कर दूंगा, बेफिक्र है, पूरा इत्मीनान से बैठ, ठीक है। ओके, समेशन तो हो ही रहा है, लेकिन अगर समेशन ना कंटिन्यूअस नहीं होता है, अगर डिस्क्रीट समेशन है तो उसके लिए अपन ये सिग्मा का टर्म यूज कर लेंगे, लेकिन अगर कभी कंटिन्यूअस समेशन होगा तो सिग्मा का टर्म यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर इंटीग्रेशन का सिंबल अपन यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इंटीग्रेशन सिंबल इज यूज फॉर डिनोटिंग कंटिन्यूअस समेशन। और अगर ये सिग्मा लगा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट समेशन, रुक रुक के समेशन हो रहा है, ठीक है। आगे इतनी पूरी बात समझ में। अब ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं और डिस्क्रीट फंक्शंस क्या होते हैं, तो जरा ध्यान देना। मान ले अब मैं एक बात कर रहा हूं फॉर डिस्क्रीट फंक्शन, ठीक है। डिस्क्रीट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू जो है ना वो हर टाइम के लिए डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टाइम आ रहा है, ठीक है, अब ये ग्राफ जो है इसका ऐसा बना, कभी सिग्नल आया फिर कभी नहीं आया, फिर हल्का सा आया फिर नहीं आया, फिर कभी आ गया सिग्नल फिर नहीं आया, फिर हल्का सा आया फिर नहीं आया, फिर हल्का सा आया फिर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ना बहुत सारा वॉइड क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी सिग्नल मौजूद नहीं था, फिर सिग्नल आ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई सिग्नल मौजूद नहीं था, फिर सिग्नल आ गया, फिर सिग्नल मौजूद नहीं है, फिर सिग्नल मौजूद नहीं है, फिर सिग्नल मौजूद नहीं है। तो ये ना कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, दिस इज बेसिकली अ डिस्क्रीट फंक्शन, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ डिस्क्रीट फंक्शन जहाँ पे हर टाइम इंस्टेंट पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ समथिंग अबाउट कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जरा एक बात देख लेना अबाउट कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है इसका मतलब क्या कि टाइम की हर वैल्यू पे डिफाइंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भैया टाइम की हर वैल्यू पे डिफाइंड है। मान लो कुछ इस तरह से, मान लो कुछ इस तरह से अगर एक फंक्शन ऐसा है तो भाई टाइम की हर वैल्यू पे डिफाइंड, तो मैं बोलता हूँ कि भाई यार टाइम हो चुका है मान ले 1 सेकंड, तो देख ले वैल्यू कुछ आ रही है। मैं बोल रहा हूँ 1.5, देख वैल्यू कुछ आ रही है। मैं बोलता हूँ 3, देख वैल्यू कुछ आ रही है, ठीक है। वैल्यू ज्यादा हो सकती है, वैल्यू कम हो सकती है, वो अलग मसला है। वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, वैल्यू फिर कम हो जाएगी, वो अलग मसला है। लेकिन टाइम जब मैं चेंज कर रहा हूँ, एक्स पे टाइम आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं टाइम की वैल्यू को चेंज करूंगा तो मुझे वैल्यू भी तो डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है ना। अगर ऐसा होता है तो इस फंक्शन को कहा जाता है कंटिन्यूअस फंक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा फंडा सॉर्टेड है। तो जब मुझे ना समेशन यहां पे करना होगा ना, तो यहां पे समेशन कहलाता है डिस्क्रीट समेशन, ठीक है। यहां पे जो समेशन होगा इसे कहा जाएगा डिस्क्रीट समेशन, बिकॉज हर वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है ना। तो डिस्क्रीट समेशन के लिए सिग्मा का सिंबल अपन यूज कर लेंगे, लेकिन यहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन था तो यहां पे आप यूज करेंगे कंटिन्यूअस समेशन, ठीक है। यहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन था तो यहां पे आप यूज करेंगे कंटिन्यूअस समेशन, और कंटिन्यूअस समेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। ये तो रो लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पढ़ने वाले हैं इसके बेसिक जनरल फॉर्मूले। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फुर्ती में। 3 2 1 रेडी गो एंड डन 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 डन। चलो हो गया, चलो क्लियरिंग दिस अप, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये वाला फंडा पूरा सुपर क्लियर हो चुका है। अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा, अपन ये अपन नोट कर चुके हैं, ठीक है। चलो, तो it is to be noted that ordinary algebra does not provide any method to sum up the effect of varying continuous function, ठीक है। अगर एक ऐसा फंक्शन है जो कि लगातार चेंज हो रहा है लेकिन वो लगातार है भी, मतलब कंटिन्यूअस है भी, तो ऐसे फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए, समेशन निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास कोई मेथड नहीं होता अलजेब्रा में, नॉर्मल अलजेब्रा में। तो हमें चाहिए होता है फिर प्रॉपर एकदम कैलकुलस में इंटीग्रेशन, ठीक है। पक्का पक्का फंडा पूरा क्लियर। अब जरा यहां पे ना, अब यहां से शुरू होते हैं इसके फॉर्मूले, ठीक है।
अपने दिमाग में बस ये चीजें डाल लो कि अगर a का डिफरेंशिएशन b के बराबर है तो b का इंटीग्रेशन जो है ना वो हो जाएगा a के बराबर। ठीक है, चीजें एकदम रिवर्स होती हैं। हम लोग पढ़ के रखे थे बेटा कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करा तो क्या मिला, वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करा तो मिला वेलोसिटी, उसके बाद वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करा तो क्या मिल गया था, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जरा इस चीज को देखो बहुत ही शानदार तरह से, बहुत ही उम्दा तरह से। ठीक है, देखो इसको बहुत शानदार तरह से, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन भी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तब जाकर के मिलता है एक्सेलरेशन। अब यहां पे शुरू होता है इसका रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन के बराबर है तो भैया एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन मार दो, तो एक्सेलरेशन का क्या मार दो, इंटीग्रेशन मार दो, तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी के बराबर है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन मार दो, तो क्या बन जाएगा अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रेशन था। ये कुछ इस तरह आया, समझ के नहीं आया, पक्का ये वाला पूरा फंडा मेरे ख्याल में सुपर क्लियर आप लोगों के दिमाग में हो चुका होगा। ठीक है, जरा गौर करो, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन गिव्स यू वेलोसिटी। ठीक है, अब एक काम कर, इसी चीज को ना मैं बड़े प्यार से ऐसे भी कर सकता हूं कि ds इज इक्वल टू हो जाएगा v टाइम्स dt। अब करा इसको मैंने इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ऐसा, ds का इंटीग्रेशन s के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v टाइम्स dt, जिसका सीधा मतलब क्या है कि वेलोसिटी का वेलोसिटी का जो इंटीग्रेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर। देख लो, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है, अब ये ds का जो इंटीग्रेशन है वो s कैसे हो गया, मैं आपको एक छोटी सी बात दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मान ले एक रॉड है अपने पास। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, तो इसका जो अपने पास लेंथ है ना, मान ले s के बराबर है। ठीक है, इसका जो लेंथ है मान ले कितना है, वो s के बराबर है। अगर मैंने इसके टुकड़े कर दिए, मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अगर मैंने इसके टुकड़े कर दिए मतलब मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हर एक टुकड़े की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ds के बराबर। टुकड़े छोटे होते हैं ना बेटा, तो हर टुकड़े की लेंथ क्या हो जाएगी, ds के बराबर। ये भी ds के बराबर, ये भी ds के बराबर, और ये भी ds के बराबर। अब जरा गौर करते हुए चलना, अगर सारे टूटे हुए टुकड़ों को अगर मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा, अगर सारे टूटे हुए टुकड़ों को अपन जोड़ देते हैं, फेविकॉल से गम लगा दो यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो अगर अपन ने सारे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ दिया है तो आपको पता है कि इसकी लेंथ, अच्छा ये प्रॉपर बराबर ही बनाऊं क्या इसके, मत तो करो। चलो, 4 टुकड़े थे, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा जोड़ दिया, तीसरा टुकड़ा भी जोड़ दिया, और चौथा टुकड़ा भी जोड़ दिया। ठीक है, ये पूरा जोड़ने के बाद क्या बच जाएगा, s के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे टूटे हुए टुकड़े ds को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, जोड़ दें, तो हमें मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट s। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई ये रहा इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेने का मौका, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही तबाही चीज थी ये। ठीक है, एक तरफा हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन, हो चुका है बेटा, हो चुका है बेटा, हो चुका है। ठीक है, अब यहां से शुरू होने वाले हैं कुछ बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगर x की पावर n की बात की जाए तो हमने इससे पहले x की पावर n को डिफरेंशिएट जरूर किया था, लेकिन अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इसका अपन लोग स्क्रीनशॉट, तो इसका अपन स्क्रीनशॉट तो ले चुके हैं। अब जरा ना यहां पे ध्यान देना आगे वाली चीज पे। अगर मैं कभी डिफरेंशिएट कर देता हूं मान ले x की पावर n को, तो इसका आंसर क्या आता है, पावर नीचे x की पावर n माइनस 1। ठीक है, लेकिन अगर अब इंटीग्रेशन की बात चल रही है, ठीक है, किसकी बात चल रही है, इंटीग्रेशन की। अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, भाई वेरिएबल कौन है, n वेरिएबल है कि x वेरिएबल है, तो वो देखना पड़ेगा उसके लिए वेरिएबल ऑपरेटर को। भाई dx लगाए, इसका मतलब x इज द वेरिएबल, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा n प्लस 1। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जरा चीजों को देखो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंटीग्रेट करना है x की पावर 9 को और dx लिखा है, इसका मतलब x की पावर 9 प्लस 1 मतलब 10 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 मतलब 10। ठीक है, अगर इंटीग्रेट करना है मान ले t की पावर 7 और यहाँ पे लिखा है dt। भाई अगर t की पावर 7 लिखा है तो वेरिएबल x तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैं dx नहीं लिख सकता, यहाँ पे dt आएगा। ठीक है, तो क्या है इसका फॉर्मूला क्या है, t की पावर n प्लस 1 मतलब 8 और नीचे भी क्या 7 प्लस 1 मतलब 8। ठीक है, पक्का एक और माइनस में ले ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, t की पावर -3 ले लेता हूं।
तो क्या हो जाएगा टी की पावर -3 + 1 -2 और नीचे भी क्या हो जाएगा -3 + 1 बोले तो -2। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंटीग्रेशन का पहला बेसिक फॉर्मूला था, इस पर अपन ने पूरा खेल कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी यही था, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी यही था। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार, ठीक है। अब आ जाओ उसके फॉर्मूले के ऊपर, सिंगल शॉट में लिख दिया सब कुछ, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन करना है सिर्फ dx का, ठीक है, तो हमने दिखाया था उसका इंटीग्रेशन जो है वो x आ जाएगा। इंटीग्रेशन के दौरान ना एक बहुत ही प्यारी बात होती है कि जब भी आप चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं ना, तो उसके आखिरी में आप एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? इसे कहा जाता है आर्बिट्ररी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे मान लिया अगर u + v का करना है अपने को इंटीग्रेशन, तो u का अलग होगा और x का v का अलग होगा इंटीग्रेशन। अगर जैसे मान ले कांस्टेंट है कोई c, ठीक है, और u जो है वो फंक्शन ऑफ x है, अगर इसका करना है इंटीग्रेशन तो c बाहर आ जाएगा और u का हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर मान ले c × x की पावर n है तो c बाहर आ जाएगा और फिर इत्मीनान से x की पावर n का करो इंटीग्रेशन, जो आ जाएगा x की पावर n + 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा n + 1। इट्स एज सिंपल एज दैट। x की पावर -1 है, ठीक है, x की पावर -1 के बारे में जरा सोच के देखो, ठीक है। आपको मैंने सिखाया था कि अगर आपको log x को डिफरेंशिएट करना है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ठीक है। आप एक और चीज जानते हैं बेटा कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस। अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो अब समझ गए तुम, अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा विद बेस ई। और आप चाहो तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आगे लगाते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये वही चीज यहां पे लिखिए, log x ही आएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब जरा गौर करो, e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x था, तो e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x हो जाएगा विथ एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट एज वेल, ठीक है, प्लस सी। अब अगर e⁻ax है, यहां पे बड़ा प्यारा खेल होता है बेटा, e⁻ax है तो आपको याद है जब इसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया था तो इसका जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट था मतलब a था, वो वहां मल्टीप्लिकेशन में आ गया था। लेट मी हेल्प यू विद दैट। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं e⁻ax को तो क्या हो गया था बेटा? वो e⁻ax रह गया था, उसके बाद फिर अपन ने पकड़ के डिफरेंशिएट किया था इसकी पावर को भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो e⁻ax तो रह जाएगा, उसके बाद पकड़ के डिफरेंशिएट मारेंगे इसकी पावर मतलब ax को, तो a आ जाएगा बाहर और फिर हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 हो जाता है, तो a को लपेट लो बाहर और e⁻ax। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, ठीक है, पक्का पूरा फंडा सॉर्टेड है। अब जरा ध्यान देते हुए चल, यहां पे डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में यही वेरिएबल कोएफिशिएंट डिवीजन में आता है, ठीक है। तो दिस इज द वेरिएबल कोएफिशिएंट। डिफरेंशिएशन के दौरान अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो इंटीग्रेशन के दौरान वही वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है वो आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। विच मींस अगर e⁻ax को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं जहां पे मुझे पता है कि x इज द वेरिएबल, e की पता है वैल्यू क्या होती है 2.718, ठीक है। ये e सर आया कहां से? ये log की बेस हुआ करता था और वहीं से उठ के आ गया। तो log की जो बेस होती थी ना विद बेस e, तो वो जो e है उसकी वैल्यू क्या होती है 2.718। तो e कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, x इज द वेरिएबल, तो इसका इंटीग्रेशन e⁻ax, लेकिन नीचे आ जाएगा a और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। आ गया फंडा क्लियर? पक्का पूरा फंडा क्लियर हो गया है? 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर डन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा, ठीक है, ओके। वही चीज यहां पर भी आप लोग के लिए यहां पे कहां पे यहां पे लिखी हुई थी, ठीक है। अगर a⁻x dx है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम फंडा अपन फॉलो करेंगे, a⁻x अपॉन नीचे आ जाएगा log। चलिए मेरे ख्याल से ये वाला पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका होगा। मैं ये चाहता था कि आप इसका ना स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो फट से जल्दी। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलो बहुत बढ़िया, शानदार, आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं आपके हवाले। अगर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है।
अगर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता था तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, वैसे ही अगर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, या फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा बोल दो, इट्स वन इन द सेम थिंग। ठीक है, आया समझ। उसके बाद अगर साइन nx है तो आप जानते हैं बेटा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा होता ना तो वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है ना n वो मल्टीप्लिकेशन में आता, लेकिन जब इंटीग्रेशन करूंगा तो वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है ना n वो डिवीजन में आएगा। लेट मी हेल्प यू विथ वन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं साइन ऑफ 8x, तो क्या हो जाएगा पता ही है, ये ऐसा होता है साइन 8x में साइन 8x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 8x, उसके बाद फिर मैं पकड़ के डिफरेंशिएट कर दूंगा इसकी पावर 8x को भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos 8x, ये क्या हो जाएगा cos 8x, उसके बाद 8x का जो डिफरेंशिएशन था ना वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8, और ये 8 8 जा 64 मत कर देना भैया, वो अलग है, और ये अंदर क्या है, ये अंदर क्या है, ये अंदर इसका आर्ग्यूमेंट है, मतलब एंगल है। ठीक है, तो 8 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा cos 8x। ठीक है, पक्का पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका है। तो क्या हो जाएगा cos 8x इंटू 8 करेंगे तो 8 टाइम्स cos 8x, मतलब यार ये जो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, मतलब ये जो 8 है जो वेरिएबल कोएफिशिएंट है वो आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, कहाँ पे, डिवीजन में, ओ सॉरी वेरिएबल कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, तो वही वेरिएबल कोएफिशिएंट डिवीजन में आ जाएगा किसमें, इंटीग्रेशन में। प्रोसेस पूरा उल्टा है ना भाई, जो डिफरेंशिएशन में होता है ना उसका उल्टा कहाँ पे होता है, इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल कोएफिशिएंट था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल कोएफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, सेम चीज हो गई थी, cos nx में करेंगे अपन डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा sin nx, और डिवीजन में क्या आ जाएगा ये आ जाएगा n के बराबर, इतनी सी बात है। ठीक है, अब जरा गौर करें, tan थीटा का डिफरेंशिएशन वाज sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा tan x, इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद सेम चीज यहाँ पे है, मतलब cot x का जो डिफरेंशिएशन था दैट वाज माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cot x, इट्स एज सिंपल एज दैट। सारे के सारे फंडे बिल्कुल सुप्रीमली सेम है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। चलिए फिर, बहुत शानदार, क्या बात है, नोट कर लिया अपन ने इसको। ठीक है, अब जरा एक फंडा सीख लो बेटा कि डिफरेंशिएशन से ना क्या मिलता है, क्या आपको डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू गिव यू द स्लोप। ठीक है, डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है आपको, स्लोप मिलता है। कई लोग ना इस बात में थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। स्लोप देखो क्या होता है, स्लोप को पहली बात तो अपन मैथ्स में m से करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, मैथ्स में m से करेंगे, मतलब ये कि m इज नॉट फॉर मैथमेटिक्स, स्लोप को m से कर दिया गया है रिप्रेजेंट। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है ना, स्लोप को tan थीटा भी कहते हैं। जिस लाइन का आप स्लोप निकालते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, झुकाव। ठीक है, जिस लाइन का आप स्लोप निकालते हैं ना, तो उस लाइन ने क्या एंगल बनाया था विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको यहाँ पे लेके चला जाता है। ठीक है, उसके बाद स्लोप का ना एक और फॉर्मूला होता है dy/dx। ठीक है, मान लिया अगर एवरेज चेंज होगा तो फिर डेल्टा y ओवर क्या हो जाएगा, डेल्टा x। अब कई लोगों को ना यहाँ पे अगर एक बार रिलेट करवाओ तो वो पल्ले पड़ जाता है उन लोग को। ठीक है, कि भैया अगर dy/dx या डेल्टा y ओवर डेल्टा x अगर tan थीटा आ गया तो कई लोग उसको फिर क्या है ना, उसके बाद फिर मानना शुरू कर देते हैं कि हाँ हाँ अब सही है। देखो भैया कैसे करेंगे इसको, अपन y बनाया, x बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक लाइन मार दी अपन ने, क्या मार दी बेटा अपन ने, एक लाइन मार दी यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे भी नहीं है। अगर आप इस लाइन के बारे में सोचें, अगर आप इस लाइन के बारे में सोचें, इसको तो बनाया अपन ने पूरा वर्चुअल, इसको तो बनाया अपन ने पूरा वर्चुअल। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या होता है, ये जो हिस्सा है ना दिस इज डेल्टा y, और ये जो हिस्सा है ना दिस इज डेल्टा x। ठीक है, और यहां पर ये जो एंगल डेवलप हो रहा है, दिस एंगल इटसेल्फ इज थीटा। ठीक है, अगर मैं आपसे स्लोप के बारे में बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं इसमें स्लोप के बारे में, तो मैंने कहा था कि स्लोप जो है ना वो क्या होता है बेटा, tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। अब एक बात सोचते हुए चलना, व्हाट इज tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर कितना आ चुका है, लो भाई डेल्टा y, और बेस कितना आ चुका है, डेल्टा x। मतलब स्लोप तो कक्षा 10वीं का फंडा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये रहा अपने पास स्लोप, तो डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप निकालना होता है बेसिकली ग्राफिकली। ठीक है, और स्लोप बेसिकली क्या हो जाएगा, tan थीटा। थीटा याद रखना बेटा, जो एंगल लाइन ने बनाया है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जो एंगल लाइन ने बनाया है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट पर्टिकुलर एंगल इज टेकन इन द डेफिनेशन ऑफ स्लोप। ठीक है, पक्का पूरा फंडा क्लियर।
3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, अब आपको बताता हूं मैं कि इंटीग्रेशन से क्या मिलता है। ठीक है, तो लिख लो कहीं पे, पहली बात तो ये कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ लाइन गिव्स द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर कर्व। ठीक है, अब इंटीग्रेशन से एरिया कैसे मिलेगा, उस पूरी बात को समझने के लिए हमारा पूरा फोकस जो है ना वो पहले कहां पे होना चाहिए, इन डेफिनेट, मतलब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर। ठीक है, बिकॉज इनडेफिनेट कुछ और होता है, अगर आप लिमिट्स नहीं लगाते हैं ना तो वो हो जाता है इनडेफिनेट। लेकिन अब मैं आपसे बात कर रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। सर ये लिमिट्स वाला क्या मसला है, बेटा पूरा फंडा क्लियर करूंगा, बस 2 मिनट को। ठीक है, ध्यान दे। इफ अ फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन डेफिनेट लिमिट्स, ठीक है, मैं किसी भी फंक्शन, ये मान ले कोई फंक्शन था, कोई मैथमेटिकल फंक्शन था, उसका कर्वेचर ऐसा बन गया। ठीक है, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को ना इंटीग्रेट कर रहा हूं किसी लिमिट्स के अंदर, मतलब यहां से लेकर के बस यहीं तक लिमिट, मतलब इतने ही लिमिट के अंदर मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसके पहले भी कुछ रहा होगा, इसके बाद भी कुछ रहा होगा, मेरे को उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इस फंक्शन को सिर्फ विदिन दीज लिमिट्स, इस फंक्शन को मैं अगर इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं तो मैंने लिमिट्स लगा दी ना बेटा। और ये जो लिमिट है इसमें पहली वाली को बोलेंगे लोअर लिमिट और दूसरी वाली को बोलेंगे अपर लिमिट्स। तो अगर मैं कुछ बाउंड्रीज के अंदर, कुछ लिमिटेशंस के अंदर अगर मैं इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना चाह रहा हूं तो उस इंटीग्रेशन को कहा जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, बिकॉज द लिमिट्स आर डिफाइंड नाउ, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो when a function is integrated between definite limits, the integral is called as definite integral। इस इंटीग्रल को कहा जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। और इसको शो कैसे करते हैं, हमें कैसे पता कि इंटीग्रेशन, जो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आप चला रहे हो वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अगर लिमिट्स नहीं लगी है ना, इसका मतलब कुछ भी डिफाइन नहीं करी है बाउंड्रीज, तो इनडेफिनेट है। लेकिन अगर लिमिट्स लगी हैं तो डेफिनेट है। लेकिन सर लिमिट्स लगी हैं तो हमें कैसे पता, किसी ने बताया, भाई ऐसे बताया, ए से बी। अब जो ए लिखा है ना, दिस इज इटसेल्फ लोअर लिमिट, जो A लिखा है ना दिस इज इटसेल्फ लोअर लिमिट, और जो ये B लिखा है दिस इटसेल्फ इज द अपर लिमिट। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या तुम मेरी इस बात को समझ गया बेटा, क्या तुमको ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया। तो किसी भी फंक्शन को आप करोगे इंटीग्रेट विद इन द लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये रहा इसका फंडा। अब सर इससे क्या इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला कुछ चेंज होगा क्या, भाई कुछ बेसिक फॉर्मूला चेंज नहीं होता। बस तुम ये करना, तुम्हारे पास कोई फंक्शन था fx, ठीक है, तुमने उसे करा इंटीग्रेट विद इन द लिमिट्स, तो इंटीग्रेशन प्रॉपर परफॉर्म करो, तुम्हारा जो भी आंसर आएगा, इंटीग्रेशन को प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के बाद तुम्हारा जो भी आंसर आएगा उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कैसे पुट करना है, इसका एक बेसिक फंडा है, दिमाग में डाल ले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो जो तेरे पास फाइनल आंसर आया उसकी वैल्यू पहले निकाल ले अपर लिमिट को पुट करके, माइनस उसी की वैल्यू निकाल लेना लोअर लिमिट को पुट करके। ठीक है, इसका मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल तुझे भी करवाता हूं। तो एक काम कर, पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, मेरे को पहले ये बात भी प्रूव करनी है ना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, तो उस बात को भी मैं प्रूव करता हूं, तो फिर कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलो बस खत्म पे आ गए बेटा। ठीक है, पहली बात ये सुन, जैसे मान ले कि तेरे पास कोई फंक्शन है, मान लेते हैं 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैंने 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, अगर मैंने 3x के स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 तो बाहर रह जाएगा और बचेगा डिफरेंशिएशन किसका, x के स्क्वायर का। तो 3 तो बाहर रह जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मतलब क्या आ जाएगा 6x। ठीक है, तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे जो आता है, अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वापस से ये मिल जाएगा। वही सिखाया था ना भाई, a का डिफरेंशिएशन अगर b के बराबर है तो b का इंटीग्रेशन a के बराबर हो जाएगा। अगर इस फंक्शन को तोड़ के डिफरेंशिएट करके ये मिल रहा है तो टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ के इंटीग्रेट करके वापस से क्या मिल जाएगा, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। दैट इज नाउ, अब फोकस करो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x का स्क्वायर, वेरिएबल क्या है x, तो लगा दिया dx। ठीक है, 3 को रखा बाहर, इत्मीनान से x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 3 को रखा बाहर, x स्क्वायर का जब करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 3। तो अपने पास ये कितना आ गया, देखो तो ये अपने पास 3 इंटू एक्स का स्क्वायर था, कितना हो गया 6x के बराबर हो गया। अब यहाँ पे 6x का करना था, मुझे माफ करना भाई 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 6x का करेंगे इंटीग्रेशन भाई,
इसका डिफरेंशिएशन वो आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 को बाहर रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx कर लेना बेटा, तो क्या हो जाएगा 6 बाहर, x की पावर 1 था तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा भाई। अब लपेटे में आ गया तो 3, ये 6 बाई 2 बचेगा 3, तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर आ गई ना वही चीज। तो वही मैंने कहा था, अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया आपको ये मिला, तो आप 6x को इंटीग्रेट करोगे तो वापस क्या मिल जाएगा आपको 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। देयरफॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया पूरा फंडा क्लियर। चलो अब मैंने ये कहा था कि इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर कर्व, ठीक है। इस बात को भी प्रूव करना मेरी ही जिम्मेदारी है। तो इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर कर्व। अब इस बात को ना कितने प्यार से अपन इसको प्रूव कर देंगे, और यहां पे ही ना मैं आपको इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे होता है उसका भी झलक क्या पूरा बता ही दूंगा इनफैक्ट, ठीक है। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल, अगर y इज इक्वल टू एक्स है, अगर y इज इक्वल टू क्या है x है, तो y और x के बीच में जब अपन पूरी प्लॉटिंग करेंगे तो जरा गौर करते हुए चलना क्या होगा। जब अपन y और x में प्लॉटिंग करेंगे तो कैसी कैसी वैल्यूज आने वाली हैं जरा गौर करना। 0 पुट कर देंगे, 1 पुट करके देख लेंगे, 2 पुट करके देख लेंगे, 3 पुट करके देख लेंगे, ठीक है। ध्यान देना क्या होता है, सुनते हुए चलना क्या होता है। जैसा मान ले x की वैल्यू 0 पुट करी तो y भी कितना 0, 1 पुट करी y भी कितना 1, 2 पुट करी y भी कितना 2, 3 पुट करी y भी कितना आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जब y इज इक्वल टू एक्स है और अगर ऐसी ऐसी वैल्यूज आ रही हैं तो फिर इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सिंपल सी बात है, देखते हुए चलना। ये आएगा y एक्सेस और ये आएगा क्या बेटा x एक्सेस। अब जो इसका ग्राफ बनेगा ना वो ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या चीजें आपको पल्ले पड़ेंगी जरा गौर करना। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है देखो बेटा, यहां पे x इज इक्वल टू 3 यूनिट्स मीटर्स ले लेते हैं, तो यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग जो y है ये y भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 यूनिट्स मतलब 3 मीटर्स। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जरा गौर करना, मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन विल गिव यू एरिया अंडर कर्व। तो पहले अपन एक काम तो कर लें, एक बार इसका एरिया तुम निकाल के देख तो लो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका एरिया क्या आना चाहिए, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग अगर अपन चेक करेंगे ना तो एरिया क्या हो जाता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल था ना, तो हाफ इंटू बेस कितना है 3 के बराबर, ठीक है, इंटू हाइट कितना है सर, हाइट भी 3 के बराबर है। 9/2 करेंगे 4.5 मीटर स्क्वायर। कायदे से ये आना चाहिए एरिया, ठीक है। अब मैं आपके लिए एरिया ही फाइंड आउट करूंगा बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैं आपके लिए एरिया ही फाइंड आउट करूंगा बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मैंने कहा था कि एरिया अंडर कर्व मिलता है बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अपने पास ना ये समझो कि जब आपको एरिया निकालना है ना, भरोसा करो y को इंटीग्रेट करो, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो x के बराबर ही, ठीक है। अच्छा कहां से कहां तक करना है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 3 तक करना है, ठीक है। हमें कैसे पता सर, ग्राफ देख लो ना, 0 से 3 तक का ग्राफ हमने अभी कंसिडरेशन में लेके रखा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करो, एरिया निकालना था तो एरिया मिलता है बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन। y खुद क्या हो गया x के बराबर, x dx 0 से 3 तक करना है, ठीक है। x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x²/2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहां पे लिखा हुआ था कि जब आप करते हैं इसको इंटीग्रेट तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना उसकी फाइनल आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ऑब्वियसली। तो इस फाइनल आंसर में पहले पुट करो फाइनल लिमिट माइनस कर दो लोअर लिमिट, ठीक है, मतलब लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे इसमें अपर लिमिट। तो x²/2 जो है ना, x की जगह पे पहले क्या पुट, x की जगह पे पहले क्या पुट कर दो, अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट है 3, तो 3²/2 हो जाएगा, माइनस क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट पुट करना है, ठीक है। x² अब क्या बन जाएगा, 0², तो लोअर लिमिट पुट कर दी भाई, देख आंसर क्या आ गया, 3² 9/2 कितना होता है 4.5। ये रिपल्ट कितना हो चुका है 0, तो अपना आंसर कितना आ गया 4.5 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन इज गोइंग टू गिव यू एरिया अंडर कर्व, इट्स एज सिंपल एज दैट। और इंटीग्रेशन भी कौन सा वाला, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। वो कैसे पूरा कैरी फॉरवर्ड होता है ये सब मैंने दिखा दिया आप लोग को। पूरा फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया आफ्टर इंटीग्रेशन, उसके बाद अपर लिमिट डाल दो, माइनस कर दो लोअर लिमिट, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बस खत्म पे।
जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन। चलिए बेटा, तो ये आपका पूरा फंडा जो है ना वो सुपर क्लियर कर दिया गया आप लोग के सामने। मेरे ख्याल में हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। चाहो तो इस वाली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो डन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लो, x की पावर 3 है, करना है इसका इंटीग्रेशन, डेफिनेट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 4 है, ठीक है। इसका आंसर देखो, x की पावर 3 का क्या होगा इंटीग्रेशन, x की पावर 4 अपॉन 4, लोअर लिमिट है 1 अपर लिमिट है 4, तो सॉल्व कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो x की जगह पे पहले 4 डाल दो, तो 4 की पावर 4 अपॉन नीचे 4 लिखा हुआ है, माइनस करेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट कहां पुट करोगे बेटा, अपर लिमिट पुट करने की बात हो या फिर लोअर लिमिट पुट करने की बात हो, पुटिंग करेंगे ओनली इनटू द वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल यहां पे क्या है बेटा 1, तो यहां पे 1 भर देंगे, 1 की पावर 4 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सॉल्व आउट करेंगे 63.75, बस खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये रहा इसका कंप्लीट आंसर और ये आपका लेक्चर आज का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा शानदार तरह से पढ़ा दिया। लेक्चर की लेंथ बड़ी इसलिए थी बिकॉज यहां पे हर एक टॉपिक को बहुत ही तसल्ली से कवर करा गया है, ताकि आगे फिजिक्स में किसी भी डेरिवेशन में, किसी भी न्यूमेरिकल में तुम सिर्फ इसलिए ना अटक जाओ कि तुम्हें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पे कमांड नहीं है, ठीक है। आया समझ। अगर इस वीडियो को देख के आपको लगा कि आपकी हेल्प हुई है, ये वीडियो किसी काम आया आपके, तो प्लीज इस वीडियो को जो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी चले पता कि मैग्नेट ब्रेन्स में फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ा दी गई हैं और क्या क्या शानदार चीजें और भी आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।